अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, कोविड की सिचुएशन मुल्क भर में संगीन होती जा रही है और अब सूबह सिंध में भी सूरत हाल रफ्ता रफ्ता काबू से बाहर होती चली जा रही है। कल से सिंध भर में प्राइवेट स्कूल्स यानी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स को बंद करने का यानी 15 रोज़ के लिए बंद करने का फ़ैसला किया गया है और इस हवाले से आज एक और ऐलान भी मुतवक्के है। बिल्कुल शफात। और ना सिर्फ ये कि जो स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या वो सरकारी स्कूल हों, जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है वो भी सैटरडे और संडे को बंद होगी, क्योंकि ये जो हम वायरस जो मुसलसल ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना लोगों के साथ साथ, इसको ख़त्म करना है बड़ा ज़रूरी है। और शफात, नहायत ही फ़नी बात है, जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो एयरपोर्ट पे देख लिए, वैसे आपको कह रहे थे जी आपको फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, प्लीज़ फासला बरकरार रखें, बट वंस यू एंटर द प्लेन तो आपके बिल्कुल साथ ही अगला शख्स बैठा होता है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन से फासले के हवाले से बात कर रहे हैं। और फिजिकल डिस्टेंसिंग का मेरे ख्याल से हर जगह पे बड़ी ज़रूरी है इसको इम्प्लीमेंट करवाना। बिल्कुल जी, बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अहम नुक्ता है ये। लेकिन अब ये इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट या बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट जो जिस पे पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है, ये मामला रेलवे पे लागू नहीं है। रेलवे अपनी बदस्तूर 70% कैपेसिटी पे चलती रहेगी। और भी बहुत कुछ है जनाब आपके साथ शेयर करने के लिए, मगर सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। टॉप स्टोरीज आपने जानी और सबसे पहले बात करेंगे कि बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से बहुत सारे अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें इस तीसरी लहर के पेश नज़र बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ता और इतवार के लिए पाबंदी लगा दी गई है। ये होने जा रहा है सिंध में और ये पाबंदी एनसीओसी की जानिब से लगाई गई है। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट पीर से जुमे तक चलती रहेगी और एनसीओसी ने यह भी कहा है कि पाबंदी 10 से 25 अप्रैल तक आयद रहेगी। अलबत्ता मालबरदार मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज को इस्तिस्ना हासिल है। ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ फाल रहेंगी। पाबंदी के फैसले पर 20 अप्रैल को नजरसानी की जाएगी। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने कल से 8वीं जमात तक क्लासेस बंद रखने का फैसला किया है। एनसीओसी का इजलास मंगल को होगा, लेकिन उससे पहले ही सिंध हुकूमत ने अपना फैसला सुना दिया है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने ट्वीट किया है कि 6 अप्रैल से 8वीं जमात तक के बच्चों को स्कूल बुलाने पर पाबंदी होगी और 15 दिनों के लिए बच्चों की तालीम ऑनलाइन, उनका होमवर्क और जो दीगर तमाम जो ज़राए हैं उनसे जारी भी रहेगा। सूरत हाल कैसी है और कैसी रहेगी, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल पुलिस मैनेजमेंट एसोसिएशन तारिक शाह साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा कि जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और लाहौर में भी हमने देखा कि 2 बच्चों की कोविड की वजह से डेथ हो गई, आई एम श्योर कि ये तो स्कूलों के लिए भी बड़ी तशवीशनाक बात हो गई है। जी बिल्कुल है। और पहले तो थर्ड जो वेव्स आई हैं उसके अंदर बच्चे इफेक्ट नहीं हो रहे थे और इस बार ये देखा जा रहा है कि बच्चे इम्पैक्ट हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक सोचने की बात है कि उन एरियाज़ में हो रहे हैं जहाँ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब 18% बल्कि 35% तक लाहौर में तो केसेस जा चुके थे। बिल्कुल 35% तक पहुँच चुके हैं यहाँ। लेकिन जब सिंध की बात करते हैं आप, तो यहाँ पर तो अभी इतने केसेस राइज ही नहीं हुए। और सबसे पहले तो इनको बॉर्डर्स को क्लोज़ करना चाहिए था कि जो पंजाब से लोग यहाँ ना आए, ताकि वायरस एक ही जगह कंटेन रहे, दूसरी जगहों पे ना पहुँचे, जो दूसरे मुल्कों में भी हो रहा है। यहाँ पर अगर ये नहीं किया जा रहा तो क्या इसमें सिर्फ स्कूल्स को बंद करके ये सारी चीज़ों को रोक सकते हैं? ये एक थोड़ी चीज़ है। क्योंकि जब स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ लास्ट सैटरडे को भी, तो वहाँ पर यही तय किया गया था कि पहले जो सोशल एरियाज़ हैं, जैसे मॉल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, आपके आप भी देखें 2 दिन के अंदर पार्क्स, वाटर पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क्स ये भरे पड़े हुए थे। यहाँ पर बच्चों पर रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए थी, जबकि स्टीयरिंग कमेटी में यही फैसला किया गया था कि इन जगहों को पहले बंद किया जाएगा, जो ज़रूरी नहीं है बच्चे वहाँ जाएँ। बाद में अगर केसेस बढ़ जाते हैं तो फिर स्कूल्स को बंद किया जा सकता है। वो भी स्मार्ट लॉकडाउन करें। जिन एरियाज़ में, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उनको लॉकडाउन करें, बाकी जगहें चलती रहें। कराची इस वक्त तकरीबन 6% पर पहुंच चुका है और हम अब से 2 हफ्ते पहले हार्डली 2.5%, 2.8% पे थे। बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त में अगर ये 15 दिन का लॉकडाउन रखा जाता है तो बच्चों को बड़े क्रिटिकल पीरियड में से हम बचा लेंगे जो थर्ड वेव का चल रहा है?
देखिए क्रिटिकल पीरियड तो मैं ही समझता हूँ अभी आया ही नहीं है, और स्कूल्स के अंदर तो SOPs प्रॉपर्ली फॉलो किए जा रहे हैं, बाकी सेक्टर में नहीं किए जाते। तो जैसे आप अभी बता रहे थे कि ट्रांसपोर्ट पे 70% कर दिया है, 2 दिन के लिए ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया, इसी तरह स्कूल्स को भी किया जा सकता था कि आप 50% अलाउड था, आप कहते 30% बच्चे आएंगे, वीक में 3 दिन नहीं आएंगे, 2 दिन आएंगे, मतलब ये रिस्ट्रिक्शन लगा लेते। वैसे ही आप ये देखें एजुकेशन इतनी सफर कर चुकी है, अब बच्चों को स्टैंडिंग लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं वो अचीव नहीं हो रहे, और ये इतनी तशवीशनाक बात है कि बच्चे अब आगे एग्जाम्स कैसे देंगे, वो आगे वो क्लास आपने बिल्कुल नेक्स्ट बात क्लास में सही कैसे की। ये जाएंगे। बच्चे वाकई हमसे भी बहुत बार कह रहे थे कि प्लीज़ हमारा जो मुद्दा है, जो हमारा मसला है, ये आप भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर उठाएं। लेकिन यहाँ पर बात जो है ये ज़िंदगी की बात है, यहाँ पर जान की बात है, क्योंकि कोरोना अब जिस तरीके से जब हमने लाहौर में देखा बच्चों को टारगेट कर, और बच्चे जो हैं 2 बच्चे जैसे जाम बहक हुए हैं, और दुनिया भर में भी केसेस देखे जा रहे हैं। सो इसको देखते हुए सिचुएशन आपको चेंज करनी है। आपसे क्या महकमा सेहत ने इस हवाले से कोई बातचीत की? आप लोगों को इस हवाले से एतमाद में लिया गया? देखिए मैं वो बता रहा हूँ, सैटरडे को जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ने नहीं, थ्रू आउट दी कमेटी मेंबर्स सबका ये फैसला था कि अभी थोड़े दिन रुक जाना चाहिए, पहले सिचुएशन को देख लें, उसके बाद फिर हम अनाउंस करेंगे। और ऑल ऑफ अ सडन संडे को ट्वीट करके सब स्कूल बंद कर दिए जाएँ, तो ये बड़ा अजीब सा बात होती है कि स्टेयरिंग कमेटी के फैसले को फिर करने की ज़रूरत ही नहीं थी, कि फिर तो आप डायरेक्टली डिसीजन ले लेते। जब एक कंसेंसस के साथ, डेमोक्रेसी के साथ जब एक चीज़ें चलती हैं तो फिर वैसे ही चलनी चाहिए। अगर सिनेरियो चेंज हो रहे थे तो टास्क फोर्स के अंदर फिर जो है अगर कोई मामला चेंज हुए तो फिर दोबारा से कोई मीटिंग कॉल की जा सकती थी। जब एक दिन के नोटिस पे कॉल की जाती है तो फिर दोबारा भी की जा सकती थी। ये सब कंसेंसस के साथ चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि आप भी देखें अब जो आगे जो एग्जाम्स आएंगे इसमें हम बच्चों को कैसे केटर करेंगे। सेकंड चीज़ एग्जाम्स ये, के दिन चल रहे हैं वैसे भी। बिल्कुल एग्जाम्स होने वाले। दूसरी चीज़ ये कि कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन किसी के लिए नहीं रुक रहा है, वो तो होने ही है। अब अगर हम बच्चों को अभी ऑनलाइन पढ़ाएंगे, और ऑनलाइन सब देख चुके हैं इतना प्रोडक्टिव नहीं है, चाहे कोई एक सबब्स एरिया के स्कूल हो चाहे पॉश इलाके का स्कूल हो, दोनों ही आज एग्री कर रहे हैं कि ऑनलाइन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, एक टेम्परेरी ऑल्टरनेट जरूर था लेकिन अब नहीं काम कर सकते हम। और बच्चों को वो समझ भी नहीं आता, उसके अंदर आप आधी से ज़्यादा क्लास तो माइक एडजस्ट करने में लग जाती है कि वहाँ से कॉल में माइक बंद करें या आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, या इंटरनेट इश्यूज़ हैं। तो अब इसके अंदर हमें ये सोचने की ज़रूरत है, क्या हमें रेस्टोरेंट्स, मॉल, इन सब में बच्चों को भेजने की ज़्यादा ज़रूरत है या स्कूल्स में भेजने की ज़्यादा ज़रूरत है? एब्सोल्युटली ये बहुत जरूरी है। प्रायोरिटी गवर्नमेंट को सेट करनी पड़ेगी कि हमें करना क्या है। पूरी दुनिया में आप भी देखें, चाहे इंग्लैंड हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, वहाँ सबसे आखिर में स्कूल बंद होते हैं, पहले कभी बंद नहीं होते, पहले पूरा एरिया लेकिन हमने देखा point well इंग्लैंड taken. इंग्लैंड ने बड़ा खुमियाजा भी इसका भुगता, क्योंकि इंग्लैंड में स्कूल बंद नहीं जब किए गए, स्पेशली जब ने स्कॉटलैंड में भी देखा कि हालात बड़े खराब हो गए थे इसी वजह से। लेकिन बाकी दुनिया में तो सही चल रहा है, आप ये देखिए। हाँ, चलें, चलें जी, अल्लाह करे अभी हालात पॉइंट वेल बेहतर टेकन हों। कि ये प्रायोरिटीज तय करने की बात है कि बच्चों को क्या रेस्टोरेंट्स या मॉल्स या प्ले एरियाज जाने की ज्यादा जरूरत है या स्कूल जाने की ज्यादा जरूरत है। बात इनकी बड़ी जेन्युइन है कि अगर 50% पे ऑलरेडी चल रहा है और आपने कोई रिस्ट्रिक्शन रखनी है, आप 30% कर दें, बच्चे हफ्ते में 2 दिन चले जाएं स्कूल, लेकिन जाएं सही, वो फिजिकल इंटरेक्शन बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया जनाब तारिक शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनाब चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन, और हम बात कर रहे थे कोविड एसओपीज की वजह से स्कूलों की बंदिश के हवाले से। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल चपात आगे बढ़ते हैं और एक ज़रा एक और अहम मसले के हवाले से बात करते हैं। पिछले साल हमने देखा कि जो लोग हैं वो हज की सादत से भी महरूम रहे, उसके बाद लोग उम्रा भी नहीं कर सके। लेकिन इस बार क्योंकि रमज़ान मुबारक आने वाला है तो लोगों की बड़ी कोशिश होती है कि जी रमज़ान मुबारक तो हम जाके फिर इतना मदीना में गुजारें, हम रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में हज उम्रे की जो है वो सादत ज़रूर नसीब करें। तो जनाब वज़ारत हज उम्रा ने अब ये कह दिया है कि रमज़ान मुबारक में उम्रा मौसम के आगाज़ के लिए बिल्कुल तैयार है, और वेबसाइट के मुताबिक नायब वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर अब्दुल फताह मशात ने कहा है कि रमज़ान मुबारक में उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। तो लोग तैयार हो रमज़ान जाएं। मुबारक में जनाब उम्रा मौसम का आगाज हो रहा है, जामे मंसूबा तैयार किया गया है, उम्रा ज़ायरीन को बेहतरीन खिदमात फराहम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हरम मक्की शरीफ में काम करने वाले तमाम अफराद वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, और हरम शरीफ में किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल के अलावा वायरस से महफूज रहने के लिए भी पेश की एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली गई है। तो क्या ही वक्त था जनाब के जब जा सकते थे लोग और जाके काबा का गिलाफ छू सकते थे, काबा को छू कर दुआएं कर सकते थे, मुल्तजिम को पकड़ के
काबे की चौखट को पकड़ के दुआएं कर बिल्कुल। सकते थे, लेकिन अब कुछ किस्सा अरसे को के हाथ में लेके, बिल्कुल वो भी बड़े बाबरकत टाइम था। अल्लाह करे वैसे टाइम वापस आए। इसी वाले से बात करेंगे। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को इतनी इज़्ज़त बख्शी। ये बताइएगा कि वज़ारत हज उम्रा ने ये कहा है कि रमज़ान मुबारक में उम्रे के आगाज़ के लिए वो तैयार हैं। सो क्या पाकिस्तानियों को भी ये उम्रे की सादत मिल सकेगी? क्या इंतजाम किए गए हैं हमारे एंड से भी? सऊदी वजारत हज व उम्रा ने अब तक की जो उनकी ऐलानात आए हैं, ये तो उन्होंने कहा है कि हम उसके लिए तैयार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो भी रहा है। अब तक जो पिछले दिनों रियासत हरमैन शरीफैन की तरफ से एक ऐलान आया, उसके मुताबिक 70 से 80 लाख लोग अब तक मस्जिद नबवी और बैतुल्ला शरीफ में हाज़िरी दे चुके हैं इस वैक्सीन कोरोना की वबा के बावजूद। और अब तो वैक्सीन का अमल है, तो वो मशरूत है कि जो वैक्सीन लगवाएगा वही हज पर और उम्रे पर जो है वो जा सकेगा। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से या ख़ारजी लोग उम्रा कर सकेंगे जो सऊदी अरब से बाहर हैं। इससे मुराद ख़ारजी वो हैं, वो नहीं हैं जो अमूमन इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़, बल्कि वो लोग जो सऊदी अरब से बाहर हैं। उस हवाले से अभी कोई पॉलिसी सामने नहीं आई है। मौलाना साहब, हिदायत क्या हैं सऊदी वजारत हज की जानिब से? क्या इक़दाम किए जाएंगे, क्या तरजीहात तय की जाएंगी? अगर सऊदी हुकूमत इजाज़त देती है तो ये बड़ा वाज़ेह हिदायत हैं हुज्जाज के लिए, तो कि वज़ीर आज़म साहब ने कि उनको तरजीही बुनियादों पर जिन लोगों ने हज के लिए जाना होगा उनकी वैक्सीन का जो है हुकूमत पाकिस्तान वजारत मजहबी उमूर उन बंदोबस्त करेगी और इस सिलसिला में वज़ीर आज़म पाकिस्तान हिदायत दे चुके हैं। अच्छा राम साहब, सऊदी अरब ने हज के वाले से वैसे क्या हिदायत जारी की हैं? और दूसरा ये बताइएगा कि वजारत मजहबी उमूर की क्या तैयारी हैं? हम तैयार हैं, वजारत मजहबी उमूर तैयार है। सऊदी वजारत हज जो बताएगी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर पूरा उतरें। और जो भी हज के हवाले से अभी तक कोई ऐसी हिदायत सामने नहीं आई हैं, जो ही सऊदी वजारत हज जो है वो तैयारी कर रही है। और लेकिन अभी तक उन्होंने जो सऊदी अरब से बाहर के ममालिक हैं उनको कोई हिदायत जारी नहीं की हैं, बताया नहीं है। जो ही वो बताएंगे इंशाअल्लाह पाकिस्तान की वजारत हज व उम्रा, पाकिस्तान के तमाम इदारे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब की हिदायत पर हुज्जाज और ज़ायरीन की खिदमत के लिए हमा वक्त तैयार हैं। जो ही सऊदी हुकूमत कोई हिदायत या अहकामात बताएगी इंशाअल्लाह हम तैयार हैं, उन पर अमल भी होगा और इंशाअल्लाह हुज्जाज और ज़ायरीन की खिदमत जहाँ तक मुमकिन हो सकी की जाएगी। मौलाना साहब, यह कि रमज़ान मुबारक की आमद है। रमज़ान मुबारक में मसाजिद के हवाले से अब ज़रा गवर्नमेंट भी थोड़ी तज़ब्ज़ब का शिकार है, क्योंकि ज़ाहिर तरावी होगी, लोग जाएंगे और फिर मसाजिद जो है वो रमज़ान मुबारक में टाउन सेंटर का की हैसियत इख्तियार कर जाती हैं। लोग अपनी इफ्तारियाँ लेके आते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, वो एक फेस्टिवल होता है। तो उस सारी सूरत हाल में कोविड SOPs को कैसे मॉनिटर किया जाएगा? कोई लायामल आपने तरतीब दिया है? आपके इल्म में है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर तमाम अगर हम तबकात को देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा जिस तबके ने SOPs पर अमल किया वो मसाजिद और मदारिस में जाने वाला है। और इस बात का एतराफ़ आलमी सतह पर किया गया कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा SOPs पर जो अमल हुआ है वो मसाजिद में हुआ है। और मसाजिद की इंतज़ामिया, हमारे आइम्मा, खुतबा, उलमा उन्होंने किया है। इंशाअल्लाह अब भी वो करेंगे। और जो वहाँ की मसाजिद कमेटियाँ हैं वो इस हवाले से बहुत फ़ाल थीं और फ़ाल हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला माजी से ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस मरतबा भी जो है वो SOPs पर अमल होगा। और वफाकी वजारत मजहबी उमूर, मेरा दफ्तर जो है, सूबाई वजारत औक़ाफ़ जो है, मुख्तलिफ जो हमारी हुकूमतें हैं उनकी, वो उलमा, मशाइख, आइम्मा, खुतबा के साथ मुत्तसिल हैं। इस हवाले से बतौर नुमाइंदा मेरा दफ्तर भी मुल्क के तमाम जबरदस्त। अच्छा अल्लामा मकातिब साहब ये फ़िक्र बताएगा, क्योंकि इस अयाम में भी इंशाल्लाह जो वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी सारी रहेगा, लोगों को कुछ शबात है कुछ वैक्सीन के हवाले से, इस वाले से बताएगा। मैं समझता हूँ ये बात गलत है और एक प्रोपेगेंडे की सूरत में है
کہ کرونا ویکسین جو ہے وہ روزے میں نہیں لگوائی جا سکتی. اس پر الحمدللہ سب سے پہلے پاکستان دارالفتاء پاکستان نے پاکستان علماء کونسل نے فتویٰ دیا تھا, سعودی عرب کے مفتی اعظم جو ہیں انہوں نے فتویٰ دیا, اور اب مفتی اعظم جو ہے متحدہ عرب امارات اور جامعۃ الازہر اس کا بھی فتویٰ آ گیا ہے کہ کرونا ویکسین جو ہے وہ روزے کے دوران لگوائی جا سکتی ہے, اس لیے کہ اس کے فوری اثرات نہیں ہوتے, کئی دن کے بعد اثرات آتے ہیں, اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. لہٰذا یہ جو بات کہی جا رہی ہے, ایک تو کرونا ویکسین نہ لگوائیں, اس سے پتہ نہیں کوئی جنس تبدیل ہو جائے گی یا اس سے کیا آپ کے اندر تبدیلی آ جائے گی, یہ بھی ایک جھوٹا پراپوگنڈا ہے, جس طرح پولیو کے حوالے سے کیا جاتا تھا, اور اسی طرح یہ بھی جھوٹا پراپوگنڈا ہے. اس پر علماء اسلام اپنی رائے دے چکے ہیں, دارالفتاء پاکستان جو ہے اس کی طرف سے بھی, اس کے بعد مفتی اعظم سعودی عرب سے, مفتی اعظم متحدہ عرب امارات, جامعۃ الازہر, یہ تمام علماء کا تمام یہ علماء فیصلہ جناب اس ہے. حوالے سے فتویٰ کر چکے ہیں کہ روزے کے دوران ویکسین لگوانے میں کوئی قباحت نہیں ہے, اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. بہت شکریہ جناب. علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے جناب اس ایک بڑے اہم معاملے کے بارے میں. خیر اچھی بات ہے کہ اگر مساجد جو ہے وہ SOPs فالو کریں, لیکن بہرحال احتیاط بہت ضروری ہے, اور ذاتی احتیاط. زندگی کا معاملہ ہے تو جان ہے تو جہان ہے, جان رہے گی تو جہان بھی رہے گا, تو کوشش کریں کہ اپنے بلبوتے پہ احتیاط ضرور کریں. اور اپنی جائے نماز لے کے جائیں. اگر آپ مسجد کا رخ کر رہے ہیں تو وہاں پہ بہت ساری چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا, اور یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں آپ کی وجہ سے کسی اور نمازی کو کوئی تکلیف نہ ہو. خیر جی آگے بڑھتے ہیں, اور کیونکہ ہم ویکسین کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی نجی کمپنیز کی جانب سے درآمد کی گئی ویکسین کی قیمت منظوری کے بعد اب ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری ہے. ہم دیکھ بھی رہے ہیں شفاعت کل سے ٹویٹر پہ بھی اور ہمارے انسٹاگرام پہ ہمارے بہت سارے ایسے دوست جو ہیں جنہوں نے نجی جو ایسے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ جا کے ویکسین لگوانا بھی شروع کر دیا. اور وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کے مطابق یہ جو چینی ویکسین ہے کینسائنو, اس کی قیمت جو ہے یہ 4,225 روپے مقرر کی گئی ہے, اور یہ 98% افراد کو سرکاری سطح پر اگر دیکھا جائے تو مفت لگائی جائے گی. دوسری جانب جو اسپٹنک 5 کی جو ویکسین آئی ہے شفاعت, اس کے سمہاؤ جو ریٹس ہیں وہ 12,268 روپے مقرر کی گئی ہیں. جی جناب, اور ساتھ میں ایڈمنسٹریٹو چارجز الگ ہیں, لیکن لوگ لگوا رہے ہیں اور اچھی بات ہے لگوا رہے ہیں. ویکسینیشن کے لیے جناب صبح 9 سے شام 5 بجے تک کا وقت ہے, اور ان اوقات میں آپ جا کے واک ان بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ ضعیف العمر افراد ہیں, ورنہ آپ اپنا رجسٹریشن کر کے پراپرلی بھی ایک کیو جا سکتے جہاں آپ کو بالکل بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا. بات کرنے کے لیے ہمارے پاس اس حوالے سے پارلیمانی سیکریٹری برائے صحت ڈاکٹر نوشین حامد انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ویکسینیشن کے حوالے سے بتائیں کہاں کہاں جاری ہے, کیا پروٹوکولز فالو کیے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت جو پرائیویٹ سیکٹر کی آپ بات کر رہے تھے وہ تو اسپیسیفائڈ کچھ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں کراچی میں, اسلام آباد میں, لاہور میں, جہاں پر یہ لگ رہی ہیں. مگر اس کے علاوہ گورنمنٹ کے تقریباً 500 کے قریب جو ہیں, 500 سے زیادہ ویکسینیشن سینٹرز پورے ملک میں جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ فعال ہو گئے ہیں, اور وہاں پر بھی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے. اور اس وقت فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کو یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے, اور جو ہمارے 60+ جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کو لگائی جا رہی ہے. اور اس وقت یہ سائنو فارم کی جو ویکسین جو ڈبل ڈوز کی ہوتی ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے, جو کہ 3 ہفتے کے گیپ سے 2 ڈوزز لگتی ہیں. اور اب ہمارے پاس کینسینو بایو بھی پاکستان نے خرید لی ہے, اس کی بھی 60,000 ڈوزز آ گئی ہیں. یہ سنگل ڈوز ہے, یہ بھی حکومت پاکستان کی طرف سے مفت لگے گی. تھوڑے دنوں میں کینسینو بایو کی بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا, جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جس طریقے سے میڈیسنز آئی اور لوگوں نے خود جا کے نجی ہاسپٹل میں جا کے ویکسین لگوانا شروع بھی کر دیے پیسے دے کے, وچ از گڈ, کیونکہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خود سے ویکسین کروا لیں, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس آلریڈی بڑا ایک طرح سے دیکھا جائے تو بوجھ, اور ابھی بہت زیادہ ٹائم درکار ہوگا تقریباً 70% آبادی کو بھی ویکسینیٹ کرنے میں. سو آپ لوگوں کے دماغ میں کیا ٹائم فریم ہے, کیونکہ کل بھی میں ایک جگہ ایک آرٹیکل بھی پڑھی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی 70% سے 75% آبادی کو بھی ویکسینیٹ کرنے میں کوئی تقریباً 10 سال لگ سکتے ہیں پاکستان کو. نہیں دیکھیں جی, ہم لوگ انشاءاللہ پروسیس کو اسپیڈ اپ کر رہے ہیں. انیشلی واقعی یہ پروسیس بڑا سلو تھا. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ سامنے نہیں آ رہے تھے, نہ وہ رجسٹر کروا رہے تھے, اور جن لوگوں نے رجسٹر کرایا بھی تھا وہ بھی ہیزیٹنسی کا شکار تھے کہ وہ دے جسٹ وانٹڈ ٹو ویٹ اینڈ سی کہ جن لوگوں کو لگ رہی ہے ان کے اوپر کیا اس کا افیکٹ ہوتا ہے. اب گریجولی جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈ ہو رہا ہے لوگوں کا کہ یہ ویکسین ہارملیس ہے اور اس کا فائدہ ہے.
تو اب ہمارے پاس ٹرن آؤٹ جو ہے، جیسے پہلے ویکسینیشن سینٹرز پہ جو اسکیجول لوگ ہوتے تھے 30 to 40% ٹرن آؤٹ ہوتا تھا، اب جو ہے وہ تقریباً 78% 80% لوگ جو ہیں وہ اپنے مقررہ وقت کے اوپر آ کے تو وہ لگوا رہے ہیں. اور اب جس طرح سے NCOC نے اب ان کو صوبوں کو ٹارگیٹس بھی دے دیے ہیں کہ وہ ایک دن میں انہوں نے کتنی ویکسینیشن، جیسے پنجاب کو 25,000 کا ٹارگیٹ ملا ہے، تو کل جو ہے وہ 25 کے بجائے 26,000 جو ہے ان لوگوں کو لگ گئی تھی. تو اس طرح یہ گریجولی بلڈ اپ ہو رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں 2021 کے آخر تک ہم لوگ ایک میجر حصہ جو کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر کور صاحبہ، آپ کر کے لیں پاس گے. ابھی کوئی ایسے نمبر یا فگرز موجود ہیں کہ اب تک کتنے % لوگوں کو اور کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے؟ جی، اس وقت تقریباً میں سمجھتی ہوں کہ کوئی 9 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو کہ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں، اور اس کے اندر وہ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں اور سینئر سٹیزنز ہیں. اب 50+ کے لیے بھی رجسٹریشن کھول دی گئی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ آنے والے دنوں میں، ہفتے 10 دن میں 50+ کے لیے بھی الاؤ کر دیا جائے گا، اور وہ لوگ بھی اپنی آ کے ویکسین لگوا سکیں گے. جی، تو اس طرح گریجولی ہم لوگ ایج وائز جو موسٹ ولنریبل پاپولیشن ہے ان سے چلتے ہوئے نیچے کی طرف آئیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا، پاکستان میں لوکلی کوئی ویکسین کی تیاری ہو رہی ہے یا ہونی ہے، اور اگر ہے تو اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. دیکھیں، اس وقت فی الحال تو ہم لوگوں نے جو 15 اپریل تک ہمارے کینسینو بایو کی جو ویکسین ہے اس کا ایک کانسنٹریٹ ہمارے پاس پہنچ رہا ہے جو 3 ملین ڈوزز کا ہوگا، یعنی 30 لاکھ اس کی ڈوزز اس میں سے بن سکیں گی. وہ پاکستان NIH کے اندر اس کو ڈائلیوٹ کر کے اور اس کو پیکج کیا جائے گا انٹو انڈیویجول ویکسینز، یعنی کہ کانسنٹریٹ را مٹیریل ہمیں چائنا پرووائڈ کرے گا، اور اس کو پریپیئر اور اس کو ڈائلیوٹ کر کے اس کی سنگل پیکیجنگ جو ہے وہ NIH اسلام آباد میں ہوگی. صحیح. اس سے میں سمجھتی ہوں کہ کافی پروسیس جو ہے وہ شارٹ ہو جائے گا، کہ بجائے اس کے کہ ہم وہ 30 لاکھ ڈوزز باہر سے آتی وہ یہاں پر تیار ہو جائیں گی. تو فی الحال تو یہ ہے کہ ہم لوگ را مٹیریل منگا اور ذرا کے پھر سے بتا دیجیے گا، پیکیجنگ تقریباً 30 لاکھ ڈوزز تیار ہوں گی اس کانسنٹریٹ سے؟ جی 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 بالکل 3 ملین کا کانسنٹریٹ ہے، 30 لاکھ ڈوزز کا کانسنٹریٹ ہے، جس کو انڈیویجول میں NIH اسلام آباد میں جو ہے وہ فلنگ کی جائے گی. صحیح، بہت بہت شکریہ جی. ڈاکٹر نوشین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. بتا جناب، چائنا سے ایک کانسنٹریٹ ہم پاکستان کو پرووائڈ کر دیا گیا ہے جس سے 30 لاکھ ویکسینز بنائی جا سکتی ہیں. اس کو ڈائلیوٹ کرنا ہے، پیکیجنگ کرنی ہے، وہ NIH اسلام آباد میں ہوگا. تو اس طرح بڑے کم خرچے میں وہ ویکسینیشن جو ہے وہ ہو جائے گی. لیکن ہماری اپنی کب تیار ہوگی؟ ایگزیکٹلی شفاعت، اس میں ٹائم لگے گا. اور دوسرا شفاعت، ابھی تک دیکھیں کسی ایک بھی صوبے نے ویکسین کے حوالے سے کوئی آرڈر نہیں دیا، چاہے وہ صوبہ چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے بلوچستان ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جو صحت ہے وہ تو پروونشل اسمبلی کا ایشو ہے نا، کہ جب آپ کو اس کا بجٹ ملتا ہے تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ جی کسی ایک پروونس نے ویکسین کو آرڈر دیا ہو. نہیں، بالکل بالکل، یہ معاملہ ذرا سوچنے والا ہے. ہم بھی سوچتے ہیں، آپ بھی سوچیں. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو صوبے ہیں انہوں نے ویکسین آرڈر کیوں نہیں کی. سو آئی گاٹ اے میسج فرام شمیلہ فاروقی. شمیلہ نے مجھے بتایا کہ جی ویکسین سندھ کی جانب سے آرڈر کر دی گئی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک یہ ویکسین ایکسپیکٹڈ ہے. اور اس ویکسین کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی ایک ڈوزج لگے گی، اور 2 ملین یعنی کہ 20 لاکھ جو ہے یہ جو ویکسین ہے یہ پاکستان میں آ جائیں گی. اور بعد میڈ آف رمضان انشاءاللہ یہ آ جائیں گی انشاءاللہ جناب. خیر، اب بات کرتے ہیں جناب جو برطانیہ نے پاکستان کو اچانک ریڈ لسٹ پہ ڈال دیا. بڑی تشویش کی بات ہو گئی جناب. کل رات ہم دیکھ رہے تھے ایک برطانوی نیوز چینل پہ، انہوں نے باقاعدہ اس کو رپورٹ کیا، ایک ڈاکیومنٹری بنا کے، کہ چونکہ برطانیہ سے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد لاہور آئی ہے شادیوں میں شرکت کرنے کے لیے، اس وجہ سے جو برطانیہ کے اندر موجود جو ہیلتھ کی انتظامیہ ہے وہ بڑی پریشان ہو گئی. انہوں نے کہا بھائی یہ تو بہت ہی زیادہ مطلب ایزی ہو گیا معاملہ. ایزی وہ اس طرح سے بھی ہوا کہ لاہور کے اندر بعد میں جو کرونا کے کیسز سامنے آئے ہیں انہوں نے بتا دیا جناب کہ معاملہ جو ہے وہ کافی سنگین ہے. اوور آل پورے پنجاب جیسے گجرانوالہ میں دیکھا جناب 32% ہو گئی تھی پرسوں رات کو شرح. یہ سارے اعداد و شمار تو سامنے آئی دے. میں کہوں گی اس میں اب لاہور کو ذرا خراب نہ کریں. یہ پورے ملک کی سچویشن ہے کہ صرف یہ نہیں کہ جو برطانیہ سے جو لوگ ہیں صرف لاہور ہی آئے ہیں. یہ پورے پاکستان میں ہم نے دیکھا جو شادیوں کا سلسلہ جاری تھا، لیکن کیونکہ لاہور میں جو ویریئنٹ ہے یہ بہت تیزی سے اسپریڈ کیا، کیونکہ جو لاہوری ہے ماشاءاللہ سے، میں خود ایک لاہوری ہوں اور میں بھی پچھلے ابھی ویکینڈ پہ لاہور میں تھی، اور میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو لوگ ہیں نا وہ SOPs پہ عمل درآمد کریں.
लिटरली पुलिस को शफात नाकों पे खड़ा होना पड़ गया, पुलिस आपकी गाड़ियों के अंदर लाइटें मारी होती चेक करने के लिए, आपने मास्क पहना या नहीं पहना हुआ, लेकिन फिर भी लोग इतने ढीठे लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ। खैर हुआ जनाब ये कि पाकिस्तान को बरतानिया की जानिब से रेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, जिससे मुसाफिरों की मुश्किलात में हो गया इजाफा, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बरतानवी वायरस के फैलाव के जिम्मेदार जो शहरी हैं वो बरतानिया से आए हैं, जैसे भी शफात आपको बता भी रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने इन मुसाफिरों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, तो यहाँ पे तो पाबंदी नहीं लगी, नाम क्वारंटीन करा सके, बट यस बरतानिया में अब इनको दोबारा से ना पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। तो क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सलाउद्दीन, हमें वक्त देने के लिए बताइएगा, अब जो लोग यहाँ आ गए हैं और उन्होंने वापस जाना है, क्या सूरत बनेगी, कैसे पहुंचेंगे वो वापस? देखिए शहबाज, बहुत परेशानी है। ज़ाहिर है बरतानिया से बड़ी तादाद एक पाकिस्तान आई हुई है, इसमें कराची भी है, लाहौर भी है, इस्लामाबाद भी है, और मुल्क के दीगर शहरों में खासे परेशान हैं। हमसे भी रब्ता करें, टिकट्स नहीं हो रही, फ़्लाइट से नहीं है। स्पेशल फ़्लाइटें PIA ने ऐलान किया, जुल्फ़ी बुखारी की जानिब से काफ़ी एफ़र्ट्स की गई थी, तो उस पर चार्टर्ड फ़्लाइट PIA ऑपरेट कर रही है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी वो हो रही है कि पाकिस्तान को एकदम से रेड लिस्ट में शामिल किया बरतानिया ने, बाइस तशवीश भी है। हालांकि पाकिस्तान का ग्राफ इतना नहीं है जितना दूसरे पड़ोसी ममालिक का, लेकिन खैर उन्होंने खासी सख्तियां कर दी, सफरी पाबंदियां आयद कर दी। और ये जरा ये नुक्ता आपने बड़ा अच्छा दिया है सलाउद्दीन, ये बड़ा अच्छा नुक्ता है। कल के आदादोशुमार में सिर्फ दिल्ली शहर में 4,500 कोरोना केसेस आए, सिर्फ कल की डेट में। लेकिन कराची में ये आदादोशुमार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान रेड लिस्ट में है और इंडिया रेड लिस्ट में नहीं है। ये बात समझ में नहीं आती। देखें ना, बांग्लादेश को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया, हालांकि उसका ग्राफ भी इतना नहीं है। पाकिस्तान का तो उतना नहीं है जितना भारत का सबसे ज़्यादा है। अगर उठाएं उस पर रेशो देखें तो सबसे ज़्यादा, लेकिन भारत पे रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया, पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया। सफरी पाबंदियां उन पर आयद कर दी गई। ज़ाहिर लोग बहुत परेशान हैं, पाकिस्तान में फंस गए हैं, बरतानिया से आए हुए थे, वापस जाना चाहते हैं। PIA के दफातर के बाहर खासा रश लगा है, लोग परेशान हैं। लेकिन PIA भी क्या करे, जो उन्हें इजाज़त दी गई 5 चार्टर्ड फ़्लाइटों की, चूँकि PIA पे तो पहले ही पाबंदी लगी, लेकिन उन्होंने एफ़र्ट की, जुल्फ़ी बुखारी की एफ़र्ट्स थी, तो स्पेशल परमिशन ली। हाई फ्लाई नामी की चार्टर्ड फ़्लाइट कंपनी है, उसके जहाज़ किराए पे हासिल किए। तो इस तरह तो ये कोशिशें की जा रही हैं कि वक्त से पहले पाकिस्तानी बरतानिया पहुंच जाए। लेकिन पाकिस्तान ने पहले बरतानिया को C कैटेगरी के लिस्ट में शामिल किया था, उसके बाद उन्हें निकाल दिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं आपको महकमा सेहत सिंध की हवाले से भी एक रिपोर्ट दूँ, उसमें 3 माह के दौरान उन्होंने ये बताया कि 98 जो पैसेंजर आए थे उनमें कोरोना वायरस के मुस्बत आए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा 11 केसेस ऐसे थे जो बरतानवी वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए थे, खास तौर पे सिंध में, कराची में। लेकिन उसके बावजूद हमने उन पे प्रोटोकॉल किया था। जैसे सलाउद्दीन मुझे बताएगा, जैसे सिर्फ जनवरी के वाले से अगर हम बात करें तो जनवरी में तकरीबन 32,000 पाकिस्तानी जो थे वो बरतानिया से वतन वापस आए थे। तो क्या प्रोटोकॉल उनको फॉलो करने होते थे, और क्या जैसे अगर बरतानिया चले जाएं तो वहां पे तो इंश्योर करते हैं कि 14 दिन आप क्वारंटीन करें, और बड़े सख्त उन्होंने SOPs कर दिए हैं। पाकिस्तान में इस हवाले से क्या प्रोटोकॉल है, क्या हम उनको 14 दिन सख्ती से उनको क्वारंटीन करवाते हैं? नहीं, देखिए पाकिस्तान ने थोड़ी सी पॉलिसी नरम रखी थी, लेकिन पाकिस्तान ने ये शराइत रखी थी कि जो भी बरतानिया से आएगा वो पहले वहाँ से टेस्ट करा के आएगा, उसके बाद उनके टेस्ट यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे होते थे। और यहाँ पे भी एक फॉर्म परफार्मा भर के दिया था, उनके मोबाइल नंबर, उनके एड्रेस, तो उनको ट्रैकिंग की जाती थी। उनको ये कहा था कि आप 4 से 5 दिन घर में क्वारंटाइन रहेंगे। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में इतनी उनको वॉच नहीं किया गया था, थोड़ी सी नरमी रखी थी, उस पर फॉलो ज़रूर रखा था कि जो उनके टेस्ट होते थे वो उसके बाद उसको चेक करते थे कि आया कोई ऐसी चीज़ नहीं। हाँ, जो 11 केसेस हुए थे उन पर खासी सख्ती की गई थी, उनको क्वारंटाइन कराया गया था। लेकिन मजमूई तौर पर ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई थी। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात को बहाल रखते हुए नरमी का मुजाहरा किया था। लेकिन बरतानिया ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया, पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी, 8 अप्रैल तक की डेडलाइन दे दी, और ये तक कहा कि 9 अप्रैल को जो भी मुसाफिर आएंगे पाकिस्तान से उनको SOPs को फॉलो करना होगा। 10 दिन क्वारंटाइन वहाँ होटल में जो, और ये 10 दिन के चार्जेस पाकिस्तानियों को खुद ही पे करने होंगे? हाँ जी बिल्कुल, उनको खुद ही पे करने होंगे, सेल्फ पेमेंट होगी। तकरीबन 1700 से 1800 पाउंड बनते हैं, जो जी 1750 पाउंड है। मुझे बताइएगा उसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि ये कितने अरसे तक डेडलाइन में नाम शामिल किया गया पाकिस्तान का?
इन्होंने कोई वो नहीं दिया, उन्होंने कहा बस ये कह दिया कि डेडलाइन दी है कि 8 अप्रैल तक जो आएंगे, 9 अप्रैल से ये शुरू है। अभी तक उन्होंने कोई ये नहीं दिया कि 14 दिन है, 15 दिन है, सिर्फ उन्होंने ये कह दिया कि सही, जी बहुत पाकिस्तान शुक्रिया को मोहम्मद हमने सलाउद्दीन, आपका मैं इस हवाले से तफसीलात से आगाह। सो 9 अप्रैल से जनाब पाकिस्तान का जो नाम है वो रेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में, और अब आपके सामने जनाब हम एक नई चीज़ रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शफात, और ये नई चीज़ है कि सिंधी दस्तकारी वैसे तो नई चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये नई चीज़ हो। वैसे तो ये वाबस्ता है दही ख़वातीन से और कदीम अरसे से, जो कि इस शोबे से मुंसलिक भी हैं, और ये ख़वातीन अपने हाथ से घरेलू दस्तकारी के ज़रिए बनने वाले जो खूबसूरत और दीदा से मलबूसात हैं समेत कई सकाफती अशिया बनाती हैं, और वो चाहती हैं कि दस्तकारी की इस सनत की तरक्की और बेहतरी के लिए हुकूमत उनके लिए खातिर खा इक़दाम उठाए। सक्कर से सैरिश खोकर की रिपोर्ट देखते हैं। सिंधी दस्तकारी न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कौमी सकाफत की पहचान रखती है, जिसकी कामयाबी का बड़ा सहरा सिंध के देही इलाकों जिसमें गोटकी, खैरपुर, शिकारपुर, कश्मोर और सक्खर समेत कई अजला की खवातीन को जाता है। सिंध में खवातीन का ये हुनर एक बड़ी घरेलू सनत के तौर पर मौजूद है। यहाँ पे जो हमारी खवातीन दस्तकारी का काम करती हैं उनको मुआवजा बिल्कुल कम मिलता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है, आँखों की रोशनी होती है, हाथों का काम होता है। आप इनके हाथ देखें तो इन पे बिल्कुल जख्म होते हैं। वो जब एक रिली बनाती है तो इनको 400 से 500 मिलता है, मगर वही रिली जब बाजार में जाती है तो उसके रेट 5000 तक हो जाते हैं। इस सनत से वाबस्ता देही खवातीन सुबह सवेरे से ही दिलकश और दीदा ज़ेब सिंधी सूट, गले, पट्टियाँ, बेडशीट्स, दस्ती पंखे, पर्स समेत हाथ के हुनर की रिलियां बनाने में मसरूफ हो जाती हैं, जिसमें इनकी मासूम बच्चियां भी इनका हाथ बटाती नजर आती हैं। और फिर कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद खूबसूरती का शाहकार होलसेल मार्केट पहुंचती है, जहां इस मेहनत की खातिर ख्वाह उजरत नहीं मिल पाती। ये टेबल मैट बनाते हैं और रिली बनाते हैं, कुशन बनाते हैं, एप्लिक का काम करते हैं। हुकूमत से ये कहना चाहती हूँ मेहनत का कदर करें। दुपट्टे बनाते हैं, कमीजें बनाती हैं, डबल बेड की बेडशीटें भी बनाते हैं और पर्स बनाते हैं। दुकानदार कहते हैं 300 में रिली दो, हमारी 1000 तक की है। हर तरह की कढ़ाई करते हैं हम, लेकिन हमें मुआवजा नहीं मिलता है इसका। कितनी महंगाई है, धागा महंगा हो गया है, कपड़ा महंगा हो गया है, लेकिन आज तक दुकानदारों को कदर नहीं हमारे काम की। दस्तकारी के इस घरेलू सनत से तैयार होने वाली अशिया, जिसकी उजरत एक मेहनत कश खातून को 20% भी नहीं मिल पाती, उसे दुनिया भर की खवातीन इस्तेमाल करती हैं। सिंध के देहातों में मौजूद ये हुनरमंद खवातीन हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान की नजरसानी के मुंतजर हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंगी के साथ सैरिश खोखर, ARY न्यूज़, सक्खर। थैंक यू सो मच सैरिश, क्योंकि ये जो रली का काम हम आपको दिखा रहे थे, जो मिरर वर्क हम आपको दिखा रहे थे, वैसे तो अगर ये जब आप बाहर भेजते हैं तो मतलब 20-20, 30-30 हज़ार की कमीज़ बिकती है, और ये खवातीन जो कितनी मेहनत से बनाती हैं, इनको 300 भी मिल जाना तो बड़ी बात है। तो इनको करना है हमें एम्पावर। जी जनाब, अब बात करते हैं जनाब आपकी सेहत के हवाले से। सेहत का मामला ये है जनाब कि शादियों के सीज़न चल रहे हैं, खाबे चल रहे हैं। खाबे जब होते हैं तो फिर जो जिस्म है उसकी डिमांड होती है कि जनाब आप इस खाबे को हजम भी करें, हजम करें, वॉकें, दौड़ें, भागें। आप करते हैं नहीं, क्योंकि आपका जहन कह रहा होता है और आपकी जो रवायती सुस्ती है वो कह रही होती है कि लेट्स गो टू बेड, डाइव इन और पेडस्टल चलाओ तो सो जाओ। लेकिन ये चीज़ आपके लिए बड़ी नुकसानदेह है, तो वॉक थोड़ी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल शफात, और ये जो हम बड़े मज़े मज़े से पाए, निहारियाँ, बिरयानियाँ, बर्गर्स और फ्राइज़ पता नहीं क्या कुछ खा रहे थे ना, तो आपको पता है कि इन तमाम चीज़ों को चलें ठीक है खा लें, आपको खुशी देती हैं चीज़ें, लेकिन आपको ये पता है कि इन तमाम चीज़ों को खाने के बाद आपकी बॉडी को कितनी वॉक की ज़रूरत है? नहीं पता ना, हम आपको बताएंगे। परेशान क्यों हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपको पड़ेगा भागना, क्योंकि यू हैव टू रन टू सेव योर लाइफ। और बहुत सारे हमारे पास तो ऐसे लोग हैं हु बॉर्न टू रन, विच इज़ वेरी गुड। हमारे साथ मौजूद है जनाब बॉर्न टू रन के बानी और रिंग एक्सपर्ट सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। थैंक यू सुहेल साहब, ये जो हम इतनी चीज़ें खाते हैं, इनके लिए मैं कितने वैसे टाइम की उम्मीद तौर पर वैसे लोगों को बता दें कि अगर मैंने बिरयानी की प्लेट खाई, मैंने एक बर्गर खाया, उसके लिए उसको बर्न करने के लिए मुझे कितनी वॉक करनी होती है? देखें, आप डाइट को और उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आप इसी चक्कर में रहेंगे कि हमने सिर्फ
वॉक करनी है सिर्फ खाने के लिए, हाँ burn, हाँ. तो वो आपकी इंटेंशन चेंज हो जाएंगी. हाँ. देखिए उसके लिए कि आप वॉक करें स्लो, आपके पास टाइम नहीं है, आप घर पे करें, मतलब यू हैव टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा आपको. अच्छा, अब ये जो आपने बात की है ना कि जी खाने के ऊपर ओरिएंट करके अपनी वॉक ना करें, आप वॉक को बतौर वॉक करें, लाइफस्टाइल करके करें. लोगों का एतराज़ होता है यार मैं जिम करता हूँ डोले शोले बनाने के, वॉक से तो ना डोले बनते हैं ना कुछ बनता है ना रनिंग से कोई ऐसा फ़ायदा है. कंपैरिजन है जिम का और रनिंग का या वॉक का? सर कंपैरिजन बहुत बड़ा है कि जब आप जिम छोड़ेंगे आपकी बॉडी वैसी हो जाएगी, अगर आप रनिंग और वॉक कर रहे हैं आपकी बॉडी एथलेटिक हो जाएगी. तो देखिए मैं अगर छोड़ भी दूंगा, मैं जैसे मैं वेस्ट मेरी 15 साल पहले थी, आज भी ऐसे ही है. अच्छा सुहेल, सबसे अच्छी बात ये भी है कि देखिए मैं अगर अपनी बात भी करूँ, मैं 3-4 महीने से मैंने जिम की शक्ल नहीं देखी क्योंकि कोविड है और आपको खौफ होता है कि कहीं आप कॉन्ट्रैक्ट ना कर लें. लेकिन वॉक का फ़ायदा ये होता है कि आप खुले फिज़ा में कर रहे हैं, आप अकेले भी कर सकते हैं और आप अपने रूट्स भी मुतय्यन कर सकते हैं. सो वॉक करना और रन करना, इन दोनों की क्या क्या डिफरेंट खसूसियात हैं बताइएगा, और कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखें जैसे स्कूल की क्लासेस होती हैं इस तरह वॉक इज़ द बेसिक ऑफ द रन. जब मैंने रन स्टार्ट किया था मैंने सिर्फ 2 साल सिर्फ वॉक सीखी थी. 2 साल वॉक सीखी थी. वो क्योंकि हमें तो लग रहा है नॉर्मल इधर उधर की वॉक वॉक में सीखने वाली क्या बात है? सीखने वाली बात है नहीं. देखिए एक होती है जो मैं आपको बताता हूँ, आपने जो टॉपिक रखा है वॉक का, दिस इज वेरी सिंपल बट वेरी सीरियस. सीरियस इज दैट जो पार्क में मैं रोजाना जाता हूँ, जो लोगों को देखता हूँ, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम. 4-5 साल से जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. क्यों? क्योंकि वो चहलकदमी कर रहे थे बिल्कुल. अच्छा, दूसरी चहलकदमी के अलावा जब आप वॉक करने आते हैं दैट्स टाइम फॉर योरसेल्फ. ठीक है, तो अक्सर लोग वॉक करने आते हैं, जैसे ही पार्क में एंटर होंगे मोबाइल यहाँ पे लग जाएगा. उसके बाद जो फीमेल होती हैं 5-6 फीमेल जमा होंगी और एक साथ बातें करते करते वॉक कर रही होंगी. वो देखें वो इंटेंशंस आपकी फिर बातें ही होंगी. तो वॉक में जो पहली सीरियस है, प्रॉपर वॉक करें. जो लोग वॉक नहीं करते सही, उसका पोस्चर सही नहीं मतलब है. क्या आपने कोर इस अंदर वक्त ना खींची बहुत सारे लोगों के और ख़वातीन के खास तौर पर मानो में पानी फेर दिया, क्योंकि वॉक तो सोशलाइजिंग का टाइम होता है. वॉक में वो जो एक 5 ख़वातीन का जमघटा बनता है और वो पूरे खानदान के मसाइल डिस्कस करते Exactly, यही है. और उसके बाद वापस आ रही होती है तो उस दौरान कहते हैं पता भी नहीं चलता है, घंटे की वॉक हो जाती है. इट्स नॉट अ वॉक, वेस्ट ऑफ टाइम. अच्छा, जैसे सुहेल हम ब्रीदिंग की जब बात करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात भी कर रहे थे, तो हमें तब पता चलता है कि जो नॉर्मल हम सांस ले रहे हैं वो यहीं से लेके यहीं से बाहर निकाल रहे हैं, विच इज रॉन्ग. सांस लेने का ये तरीका नहीं, अच्छी ब्रीदिंग यही नहीं है. ऐसे जैसे आप वॉक की बात करें तो वॉक के क्या प्रोटोकॉल्स है? ठीक है जी, फोन पे बात नहीं करेंगे, लेकिन ब्रिस्क वॉक करना है, कोर को अपना मतलब क्या खींच के रखना है, क्या करना होता है? देखिए मैं आपको थोड़ा सा करके बता देता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज ठीक प्लीज है, हम देखें चाहेंगे. हाँ अब मोस्टली जो मैं पार्क में देखता हूँ, सॉरी जी जी, ठीक है, वॉक ठीक है. ये चले कोई मसला नहीं. हाँ हाँ, यहाँ आप पे इसको पॉकेट में डाल लें, इसको आप इसको पॉकेट में डाल लें, कोई आप इसको टेंशन पॉकेट में डाल नहीं. लें. हाँ ठीक है, अब ओके सही, दिस इज अब बात कर. ओके. देखें अब जब पार्क में लोग आते हैं ये, ठीक है, ये मतलब ये मजाक है, दिस नॉट अ वॉक. आप 10 साल भी करते रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. व्हाट इज वॉक? पोस्चर आपका बिल्कुल चेस्ट ओपन हो, ठीक है, हाथ आपके स्ट्रेट हो, लाइक दिस, ठीक है. फिर कुछ टाइम के बाद आप इसको फास्ट करें. आप 1 किलोमीटर भी करेंगे ना तो आपको पता लगेगा आपने कुछ किया. आप देखें लोग जाते हैं 10-10 मिनट 1-1 घंटा वॉक करते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे किसी शादी में गए और उसी तरह वापस आ गए. वॉक ऑन प्लेस, जॉग ऑन प्लेस की क्या अहमियत है अगर आप जगह ना हो? वॉक ऑन प्लेस या जॉग अच्छा ऑन देखें, प्लेस? अगर जो मोस्टली फीमेल्स हैं उनके पास टाइम नहीं है बाहर आने का, ठीक है, तो वो घर पे लाइक इस तरह कर सकती है जैसे खड़ी हुई हैं आप, ठीक है, लाइक ठीक है, स्लो मोशन में आप करें लाइक दिस. फिर आस्ता से इसको अपनी स्पीड बढ़ाएं, ठीक है. सेकंड आप जो उसका आप चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, दिस, कर्टेसी लंजेस, और ये Yes. तमाम और ये चीजें बहुत करना ज़रूरी है. बहुत जरूरी है. हाँ जी, जल्दी खैर से बहुत जा- शुक्रिया जनाब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए. ख़वातीन और हज़रात, वक्त के छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिए. ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा के राउंड 2 में. कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो मैच हुआ है वो ओए होए 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 किस्म का मैच था, क्योंकि फ़खर जमान ने 193 रन की इनिंग खेली. 193 रन की. और उसके बाद जब वो रन आउट हुए, उनके रन आउट पर बड़े सवालात उठे हैं. बड़ा ही एक अजीबो गरीब किस्म का काम किया जनाब साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर ने,
اور اس حوالے سے بڑے سوالات اٹھ گئے ہیں کہ انہوں نے آئی سی سی کے رولز کی خلاف ورزی کی ہے, فیک فیلڈنگ کا الزام لگا جی ان پر. اوکے اب یہ دیکھیں گے اس سے ان کا مستقبل کیا ہوگا. لیکن ساتھ میں شفاعت, جس سے ایک دن پہلے جو میچ ہوا تھا اس میں بابر اعظم پلیڈ سو ویل, لیکن جیسے ان کا 103 سکور بھی ہوا تو آؤٹ بھی ہو گئے. لیکن بھائی ڈے بائی ڈے دس گائے از پروونگ ہز کلاس. امیزنگ جناب. یہ ساری باتیں جناب کریں گے, ساتھ ہی جناب سیاست کے میدان سے بھی بات ہوگی. پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری نے کچھ کہا بھی, کچھ نہیں بھی کہا, لیکن بہت کچھ کہہ دیا. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ٹاپ سٹوریز پر. بدلتی ہے رنگ اپوزیشن کیسے کیسے, پی ڈی ایم میں دراڑ واضح ہو گئی. بلاول کی مسلم لیگ نون پر تنقید, کچھ نہیں کہا اور بہت کچھ کہہ دی گئی. وائٹامن ڈی کی اہمیت کو نظر انداز نہ کرے, انسانی ہڈیوں کی صحت اور مدافعتی نظام کے لیے بہت اہم ہے. 15 منٹ دھوپ. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد. پی ڈی ایم میں ایک واضح دراڑ آ چکی ہے اور اس حوالے سے اب بیانات کا تبادلہ بھی جاری ہے. پیپلز پارٹی کا موقف ہے جناب کہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف جو بات کرتی ہے وہ ان سے بالکل مختلف بات کریں, اور اب اس کا کھل کر اظہار بھی ہو رہا ہے. بالکل شفاعت, 4 اپریل کا بہت شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا, کیونکہ 4 اپریل کو جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس ہونا تھا تو اس میں فیصلہ کیا جانا تھا استعفوں سے متعلق اور پی ڈی ایم کے اور جو فیوچر سے متعلق. تو ہم نے دیکھا کہ کل کا جو اجلاس ہوا ہے گڑی خدا بخش میں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی بھی تھی, اور اس سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے حکومت پر تنقید کی, لیکن ساتھ ہی ساتھی اپوزیشن جماعتوں کو بھی کافی زیادہ آڑے ہاتھوں لیا. بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ جمہوری انداز میں تحریک چلانا صرف پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے, اور اس کا ثبوت حکومت کو شکست دے کر اتحادیوں کو بھی دیا. بلاول بھٹو زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کی بڑی تیاری کر لی تھی, سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ گیلانی کے سینٹ میں لیڈر آف اپوزیشن منتخب ہوتے ہی اچانک اتحادی اپوزیشن جماعتوں نے اپوزیشن سے ہی اپوزیشن شروع کر دی. جو ہے وہ اپوزیشن سے اپوزیشن کر رہے ہیں اور حکومت سے کام کر رہے ہیں. کٹ پتلی سرکار کو موقع نہ دے. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم مل کے ساتھ کام کریں. پاکستان پیپلز پارٹی مل کے اپوزیشن کرنے کو تیار ہے, اکیلا اپوزیشن کرنے کو بھی تیار ہے, مگر ہم عمران خان کی سلیکٹڈ حکومت کو نہیں چھوڑیں گے. ہم ان سے حساب لیں گے, ہر جرم کا حساب لیں گے. آپ نے کیا کبھی سوچا کہ محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی مریم شریف صاحبہ میں خود یہاں نودیرو ہاؤس میں ٹھہراتا, گری خدا بخش لے کے جاتا, شہید بی بی کے مزار پہ ہم ساتھ جاتے. میں چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہم ہر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کے چلیں. ہم جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کیسا کیا جاتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ کیسا کیا جاتا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے اس جدوجہد میں کامیاب ہو. میں امید بھی رکھتا ہوں کہ ہم کوئی راستہ نکالیں گے. میں ایک دن کے لیے خاموش نہیں رہوں گا, میں کہیں نہیں جاؤں گا. آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو ہم نکال کے رہیں گے, ان کو ہم گھر بھیجیں گے. ادھر جے یو آئی ایف نے بھی پیپلز پارٹی سے باضابطہ طور پر راہیں جدا کر لی ہیں. ان حالات میں جناب شیخ رشید احمد صاحب سامنے آئے ہیں, اور شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ جناب پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹھوس ہو چکی ہے, ٹائیں فش ہو چکی ہے, اپوزیشن کا نام و نشان نہیں رہا. آصف زرداری نے سب کا کھلواڑ بنا دیا ہے. کیا کہا انہوں نے, سنواتے ہیں آپ. ایسی دنیا میں پہلی اپوزیشن دیکھی ہے جو ایک اپوزیشن دوسرے کو نوٹس دے رہی ہے. حکومت کو اپوزیشن سے کوئی فکر نہیں ہے. پی ڈی ایم ٹھس ہو گئی ہے, ٹیں فش ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہماگیر تبدیلی لینے جا رہی ہیں, جس کا سارا فائدہ عمران خان اور اس کی حکومت کو پہنچے گا. آصف زرداری چھاتی کے ساتھ لگا کے تاش کھیلتا ہے, اس نے سب کو کھلایا ہے, کھلواڑا بنایا ہے ان کا. الیکشن لڑوایا ان کو, کس منہ سے لگوایا, نہ اور ہوا نہ پار ہوا, ان کا کام تمام ہوا ہے. ای سی ایل سے نام نکالنے کے لیے مریم نواز کی کوئی درخواست نہیں آئی. عمران خان صاحب سے پوچھا تھا کہ اگر مریم درخواست دیں تو انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
कल के दिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कुछ कहा इस हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को आपने वक्त दिया। ज़ुबैर साहब सबसे पहले तो ये बताया कि कल हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल सिर्फ हुकूमत की तनकीद का निशाना नहीं बनाया, बट समहाउ जो अपने अपोजिशन पार्टनर्स हैं, जो अपनी PDM की दूसरी कोलिशन जमात है, उनको भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। वो कहते हैं कि जी जब लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे ही मुंतखब हुए तो उसके बाद जो हमारे दोस्त अपोजिशन है उन्होंने अपोजिशन शुरू कर दी। इस पर सबसे पहले आपके रिमार्क्स देना चाहेंगे। इस पर तो बहुत कुछ कहा जा चुका है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के हवाले से सेनेट में हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। जब PDM की मीटिंग हुई थी सेनेट में 3 मेजर पोजीशंस के हवाले से, उसमें पीपल्स पार्टी ने ज़ाहिर है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को लड़ाना था चेयरमैन के लिए, डिप्टी चेयरमैन के लिए JUIF ने कहा, और लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए PMLN। और उसमें ये नहीं था कि अगर वो जीतेंगे या हारेंगे, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इसलिए उनको बनना चाहिए क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत नहीं सके, तो फिर JUIF का भी ये सेम क्लेम बन सकता है कि जी डिप्टी चेयरमैन नहीं वो बन सके तो उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है इतनी छोटी सी पोजीशन थी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ उस हवाले से कि अलायंस को दाव पर लगाना, उस हवाले से हमारा नुक्ते नज़र उनसे मुख्तलिफ है। अच्छा, ये कहा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि माजी भुलाकर उनके साथ काम किया जिन लोगों ने आसिफ अली जरदारी पर जेल में तशद्दुद किया, ज़ाहिर है साफ कि वो नून लीग की क़यादत को निशाना बना रहे हैं। गिलानी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जी जिन्होंने गिलानी साहब को नाअहल कराया, यहाँ पे हमें मेमो गेट भी याद आ गया जनाब, जो कि उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो उस हवाले से बड़े बढ़ चढ़ कर बात कर रहे थे। उस सारे को याद करके उन्होंने कहा कि जी हम तो उसके बावजूद साथ चले और उन्हीं के वोटों से वो सेनेट इलेक्शन में कामयाब हुए। अगर वो 90 की दहाई की बातें कर रहे हैं बिलावल साहब, तो उसके बाद 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन हुआ था और शहीद मोहतरमा ने और नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन ही इसलिए किया था कि माजी को भुला के आगे काम किया जा सके एक साथ। उसका मतलब ये नहीं है था कि हम एक दूसरे की पार्टीज़ में जम हो रहे हैं 2006 के बाद। बहुत से पॉइंट पर जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई 2008 से लेकर 2013 तक, और हम मेन अपोजिशन पार्टी थे PMLN नेशनल असेंबली में उस दौरान, तो हमारा इख्तलाफ तो उनके साथ था, नुक्ताचीनी भी हम करते थे और बहुत सी चीज़ों पर हमारा शदीद इख्तलाफ था। तो ये कहना कि जी हमारा इख्तलाफ था और हमने नाअहल किया, गिलानी साहब को हमने नाअहल नहीं किया था, वो कोर्ट ने नाअहल किया था। कोर्ट का एक मौक़िफ़ था कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ख़त लिखें स्विस कोर्ट को, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उसको इनकार कर दिया था और इफ्तिखार चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के तहत उनको नाअहल करार दिया गया था। और दूसरी बात यह है कि उसी यूसुफ रज़ा गिलानी को हमने वोट दे के, हमारे 83 वोट थे जिसकी वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट के मेंबर बने इन द फर्स्ट प्लेस। सो जहां उन्होंने माजी को बुलाया था तो उससे ज़्यादा हमने भी माजी को बुलाया था। बिल्कुल, ये देखा गया कि दोनों से कॉम्प्रोमाइज़ भी किया गया, दोनों जमातों ने बुलाने की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जी कि वो मिलकर भी और वो अकेले भी ऑपोजिशन के लिए तैयार हैं, सियासत में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जैसे ऑफ कोर्स PDM में जितनी भी कोलिशन जमातें हैं तमाम तो लोगों ने अपने पुराने जो अख्तलाफात थे उनको भुला के एक प्लेटफॉर्म पर साथ आए, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये किस तरफ वो इशारा कर रहे हैं? एब्सोल्युटली, बड़ी अच्छी बात की है बिलावल ने कि इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और यहीं से झगड़ा शुरू हुआ था जब जरदारी साहब ने ये कहा PDM की मीटिंग में कि मियां नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आए तो हम इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार होंगे। वो PMLN के हर वर्कर के लिए, हर लीडर के लिए वो पॉइंट डिस्कशन में है ही नहीं। ना हमें किसी ने पहले फोर्स किया, ना हम आइंदा इस बात पर बैठ के बात करने के लिए तैयार होंगे कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से एक इमोशंस है PMLN के लिए। हम समझते हैं उनको इंसाफ के तकाजे यहाँ नहीं मिलेंगे, पहले भी नहीं मिले थे, अब भी नहीं मिलेंगे, तो हम उनकी गर्दन नहीं फंसाएंगे। तो जब आसिफ जरदारी साहब को पता था कि ये PMLN के लिए इज्जत का सवाल है, तो मेरा ख्याल है उनको रेज ही नहीं करना चाहिए था इतना बड़ा नुक्ता। नवाज से मुताल्लिक जनाब शहबाज गिल साहब का कहना है कि उनको चाहिए कि वो बैकडोर NRO के जो हवाले से बातचीत करें वो ना करें। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जनाब बैकडोर जो NRO के हवाले से भीख मांगी जा रही है
इस हवाले से आपका मौक़िफ़ जानना चाहेंगे। बिल्कुल गौर करें, और इसमें दो चीज़ें हैं। बिलावल ने साहब ने और पीपल्स पार्टी ने ये कहा पिछली पीडीएम मीटिंग में कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में वापस जाएंगे और उस पर हम फिर जो भी मौक़िफ़ होगा वापस आके पीडीएम में बताएंगे। मैं ये कहता हूँ कि अगर वो इस्तीफ़े देने के लिए तैयार नहीं, जो कि लगता है वो देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो ये भी बताएं कि पीडीएम की तहरीक को फिर आगे कैसे मौसर बनाया जा सकता है। बहुत बहुत मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे जनाब पीडीएम में मौजूद दरारों की। आपको लिए चलते हैं जनाब इस्लामाबाद, जहां एहसन इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जाल में धंस गया है इन 3 सालों के अंदर। मुस्लिम लीग नून ने जो 3 सालों में नहीं बल्कि 5 सालों में कर्जे लिए, हमारे 5 सालों के कर्जे पैदावारी नौयत के थे। उनसे 11,000 मेगावाट के मंसूबे लगे, 2,000 किलोमीटर मोटरवेज बनी, सी पैक के मंसूबे बने, मुल्क की तरक्की हुई। लेकिन हमारे 5 साल के 10,000 अरब के कर्जे से ज़्यादा इमरान नियाज़ी ने 2-2.25 साल के अंदर कर्जा लिया, लेकिन वो सारे का सारा कर्जा खसारा पूरा करने की नज़र कर दिया, खसारे में फूंक दिया, झोंक दिया। लिहाजा ये अब 11,000 अरब से ज़्यादा का कर्जा जो इमरान नियाज़ी साहब ने लिया है, ये गैर पैदावारी कर्जा है, नॉन प्रोडक्टिव लोन्स हैं, क्योंकि ये खसारे को पूरा करने के लिए लिए गए हैं और ये अब पाकिस्तानी कौम और मईशत के गले का तोक है। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। और अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे 9 बजे भी हमने बात की कि सिंध में क्या स्कूल्स की सिचुएशन है। सिंध में तो आपको पता है कि 8वीं जमात तक जो है फ़िज़िकल तालीमी सिलसिला ये बंद कर दिया गया है। ताहम NCOC की जानिब से अभी इस हवाले से फैसला आना बाकी है और तालीमी इदारे खुले रखने हैं या बंद। फैसला है ये कल NCOC के इजलास में होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि सेहत और तालीम के वज़रा NCOC के इजलास में शिरकत करेंगे और साथ ही उन्होंने कहा जनाब NCOC इजलास में इम्तिहानात के मुस्तकबिल के हवाले से भी मुशावरत होगी। NCOC में जो भी फैसला किया जाएगा वो मुतफ़िक़ा होगा। और इसी हवाले से जनाब सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब राज हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। राज साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो सर ये बताइएगा कि वैसे तो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि तालीमी इदारे कल खुले रखे जाएंगे या बंद रखे जाएंगे, लेकिन एक वाइब तो आपके पास आ गई होगी कि तालीमी इदारों का मुस्तकबिल क्या है पंजाब में। उस हवाले से बताइएगा क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं तालीमी इदारों का। देखिए मैं आपको ये बताऊं, एक तो मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अबाउट 26 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इदारे खुले हुए हैं और नॉर्मल रूटीन पे चल रहे हैं। सही। वहाँ पे स्टैगर करके भी नहीं हमने खोला हुआ, बल्कि नॉर्मल खोला हुआ है। मेन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स है काइंड ऑफ लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, इन जगहों पे, गुजरात वगैरह, इन जगहों पे जहाँ केसेस ज्यादा हैं, वहाँ पे अभी हम कल दोबारा बैठेंगे। हम डेली रिपोर्ट्स देख रहे हैं एंड लेट्स होप के मेरे ख्याल से शायद अभी कल डिसाइड होगा सारे नंबर्स के साथ कि किस जगह को खोलना और किस जगह को नहीं खोलना। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि लाहौर में बहुत सारे स्कूल ऑलरेडी बंद भी हैं, बच्चे नहीं जा रहे बहुत अरसे से, तो अगर कल जो इजलास हो जाता है, कल जो फैसला होता है, तो फिर उसमें पंजाब की जानिब से क्या कुछ तजावीज़ होंगी? देखिए उसमें मेन तो यही है कि अगर हम खोलेंगे भी ना तो देखिए मैंने कम अज कम 2 दिन के लिए तो जरूर खोलने। इतना लर्निंग लॉस हो चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको एग्जैक्टली पता है कि द चिल्ड्रन हैव ओनली गॉन टू स्कूल मे बी 4 months out of the year हार्डली। बिल्कुल हाँ। सो इसलिए अगर वर्स्ट केस सिनेरियो प्रॉब्ली जो मैं देख रहा हूँ दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम maybe 2 days a week at least. 2 days a week at least। और इसी दौरान में बहुत सारे स्कूलों में तो इम्तिहानात का दौर चल रहा है, ख़ास तौर पे 5वीं से लेके 8वीं जमात तक के तो इम्तिहान इन्हीं दिनों में हो रहे हैं। तो वो 2 दिन वीक की जो बात है वो क्या इम्तिहानात पे भी लागू होगी? बिल्कुल जी। इम्तिहानात का हम तो वैसे भी सोचते हैं कि क्योंकि बच्चे को सिर्फ घंटे या 2 घंटे के लिए, मैक्सिमम 2-2.5 घंटे के लिए स्कूल जाना है, तो उसमें भी कल काफी डिस्कशन मैं ये करना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से एग्जाम्स लेने की तो इजाजत होनी चाहिए,
بیکاز 6 گھنٹے 7 گھنٹے بیٹھنا ایک الگ چیز ہے اور گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ڈسٹینسنگ پہ جا کے اور ایس او پیز کے ساتھ بیٹھنا ہے ڈفرنٹ تھنگ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ اگر کل یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ جیسے بھی ہم نے سندھ میں بھی دیکھا ہے کہ 2 ہفتے کے لیے اسکولز بند کر دیے گئے ہیں, پنجاب میں بھی, کیونکہ پنجاب میں بھی کیسز بہت بڑھتے چل جا رہے ہیں, تو پنجاب میں کتنے عرصے جو ہے وہ اسکولز بند کرنے کی بات کی جائے گی؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میجورٹی پنجاب کھلا ہوا ہے. یہ بڑی ضروری بات ہے کیونکہ سب سمجھتے ہیں نا کہ لاہور, اسلام آباد, یہ لاہور, راول پنڈی اور بھی بڑے شہر اگر بند ہیں تو پنجاب بند ہے. ناٹ ریئلی. آئی مین میجورٹی پنجاب جو ہے 70% وہ کھلا ہوا ہے اور وہاں نارمل کلاسز چل رہی ہیں. جو باقی شہر ہیں obviously we'll have to see tomorrow کہ what سب نے بیٹھ کے اس پر بات کرنی ہے, سارے نمبر سامنے رکھ کے بات کرنی ہے. اور میری تو ابھی بھی, میں آپ کو پتا ہے سب سے بڑا مخالف اسکول بند کرنے کی. سو اس لیے کیونکہ بہت زیادہ نقصان ہے. ایگزام اسپیشلی جب آ رہے ہیں, آپ 2 سال ان رو بچوں کو پاس نہیں کر سکتے وداؤٹ ایگزامس. دیٹ از جسٹ ہارریبل. آئی مین یو نو کہ آپ کس قسم کی نیشن بنانے جا رہے ہیں کہ آئی مین 2 years in a row آپ نے ان کو پاس کر دیا. اور میں سب سے ضروری چیز اس میں بتاؤں, اگر ہم پاس کرتے ہیں تو آگے میرٹ کیا بنے گا؟ آگے کالجز میں بھی تو جانا ہے. اس کا مطلب سب ایک ہی نمبر پہ ہیں یا قریب ہیں, تو what is going to be the merit on all that? بڑا ہی مشکل ہو جائے گا. بالکل مراد صاحب, اور یہ بڑا ویلڈ کنسرن ہے, آپ کا بھی ہے اور والدین کا بھی ہے. بہت بہت شکریہ جناب اس حوالے سے ہمیں تفصیلات سے بھی آگاہ کرنے کے لیے. مراد صاحب صوبائی وزیر تعلیم پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب جناب آپ کے سامنے شیئر کرتے چلیں, کل جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بات چیت کی عوام سے, لیکن اس سے پہلے ہم کیا بات کریں؟ لیکن اس سے پہلے کیونکہ ہم ابھی کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ جو ویکسین ہے اسپیسیفکلی سرکاری اسپتالوں میں بہت بڑی اماؤنٹ ویکسین کی ایسی ہے جو کہ ضائع بھی ہوئی ہے, اور بہت بڑی اماؤنٹ ایسی بھی ہے جو کہ غائب بھی ہوئی ہے. تو اسی والے سے صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں, انہوں نے ان تمام اسپتالوں کے آڈٹ کا اعلان کیا ہے جہاں پر ویکسین لگائی جا رہی تھی, اور وزیر صحت پنجاب کے مطابق صوبائی سطح پر بھی ویکسین اب خریدی جائے گی, جس کے لیے 1.5 ارب روپے مختص بھی کیے گئے ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے حسن حفیظ, اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. بالکل, جیسا کہ پنجاب میں کرونا ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری ہے, اور کیا اتنی ویکسین اویلیبل ہے کہ پنجاب کی جو آبادی ہے وہ جو ہے وہ اس کو پوری ہو سکے. اس وقت صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے بتائیے گا پنجاب کے پاس کتنی کھیپ ہے ویکسین, اتنی ویکسین ہے کہ پنجاب کی عوام کو لگائی جا سکے؟ جی میرا خیال ہے الحمدللہ پوری پنجاب کی عوام کو تو نہیں لگائی جا سکتی, لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو سینئر پاپولیشن ہے, جو آپ کی سب سے زیادہ ولنریبل پاپولیشن ہے, یہ جن میں زیادہ چانس ہے کہ جب انفیکشن ہو تو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے, اس کے لیے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس مہینے اور اگلے مہینے کے شروع میں ہم ان کو مکمل طور پہ ویکسینیٹ کریں. جو لوگ گھر سے نہیں نکل سکتے کسی معذوری کی یا کسی مجبوری کے تحت, وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں 1033 پہ 1033 پہ, اور ہم ان کے گھر جا کے, آپ کو پتا آج ایمبولینسز تیار ہو چکی ہیں, ان کا سارا سٹاف تیار ہے, ہم گھر جا کے لوگوں کو ویکسین لگا کے آئیں گے. کونسائنوں کی بھی 20,000 کی ڈوزز ہمارے پاس آ چکی ہیں, وہ سنگل ڈوز ہے. آج میٹنگ ہوئی تھی جس پہ چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم بطور حکومت خود بھی اپنی ویکسین خریدیں, اور اس کے لیے انہوں نے 1.5 ارب روپیہ جو ہے وہ مخصوص کر دیا ہے. سارے اسپتالوں کا آڈٹ باقاعدہ ہوگا, جتنی ویکسین دی ہے اس کی باقاعدہ آڈٹنگ کر کے ہم یہ پتہ کریں گے کتنے لوگوں کو کس طریقے سے لگی ہے, اور آیا انہوں نے ہمارا کرائٹیریا فالو کیا یا نہیں کیا. لوگوں سے یہی اپیل کی ہے وزیر صحت نے کہ یہ 3rd لہر بہت زیادہ خطرناک ہے, اس سے جتنی زیادہ احتیاط کی جائے اتنا کم ہے. جی بہت بہت شکریہ جی. حسن حفیظ ہمارے نمائندے اس وقت یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ موجود تھے, بات کر رہے تھے جناب ویکسینیشن کے حوالے سے. اب بات کرتے ہیں جناب, گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے جناب عوام سے رابطہ کیا. صبح 11:30 بجے یہ لائیو کالز کا سلسلہ جناب جاری تھا, اور اس میں ہر طرح کی کالز آئیں, اور وزیر اعظم صاحب نے بڑے تحمل سے لوگوں کے سوالات کا جواب دیا. بالکل, کل کیا ہوا آپ کو دکھاتے ہیں. اسلام آباد جہاں پر سینٹ کے اجلاس میں قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی اظہار خیال کر رہے ہیں, تو انہوں نے ایک مجھے شعر سنایا. تو حالانکہ نیشنل اسمبلی میں تو بہت ذوق ہے, ادھر مجھے شو کیا جاتا تھا کہ یہاں زیادہ ایلڈرلی لوگ ہوتے ہیں, مگر میں تو الٹ دیکھا, یہاں تو ینگسٹر زیادہ ہیں, یہاں تو نوجوان زیادہ ہیں. اور مجھے کہا جاتا تھا, I used to say minorities and women
दे आर माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि women represent 51% ऑफ द पॉपुलेशन। और उसके लिए आज भी मेरा मौक़िफ़ इस ऐवान में भी यही है कि माइनॉरिटीज़ एंड women दे आर माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो शिबली फराज साहब ने एक शेर मुझे सुनाया, यूसुफ न थे मगर सरे बाज़ार आ गए, यूसुफ न थे मगर सरे बाज़ार आ गए, खुश फहमियाँ ये थीं कि ख़रीदार आ गए, आवाज़ देकर छुप गई हर बार ज़िंदगी, हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए, अब दिल में हौसला ना सकत बाजुओं में है कि अब के मुकाबले में मेरे यार आ गए, हम कज अदा चराग कि जब भी हवा चली, ताकों को छोड़कर सरे दीवार आ गए, सूरज की दोस्ती पे जिन्हें नाज था फराज, वो भी तो तेरे साया दीवार आ गए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। इलानी इस वक्त सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे और अब ख़वातीन और हज़रात आगे बढ़ते हैं और आपकी सेहत से मुताल्लिक एक बड़ा ही अहम इशू है जनाब, और वो है जनाब विटामिन डी। ये विटामिन डी क्या होता है जनाब? विटामिन डी कहते हैं जी धूप में बैठो विटामिन डी बन जाता है, धूप में जाओ तो आगे सूरज कहता है वो निकलो वापस, तो आप घबरा जाते हैं। लेकिन ये धूप आपकी स्किन से और ख़ास तौर पे वो हिस्से जहाँ जो है आपका खून बन रहा होता है उधर अगर ये पड़ती है तो उसके साथ जनाब एक चीज़ बनती है जिसका नाम है विटामिन डी, जो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए और आपके ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है, आपके स्टेमिना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मकसद देखते हैं कि जब विटामिन डी की जब हमें कमी होती है तो ना सिर्फ ये कि जो हमारे जो आसाब हैं, जो हमारी हड्डियाँ ये कमज़ोरी का शिकार होती हैं, बल्कि वैसे भी जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा दबाव का शिकार हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? और क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा गर्मियों में तो बाहर धूप में नहीं बैठ सकते, तो क्या कर सकते हैं विटामिन डी के हसूल के लिए? इस हवाले से बात करेंगे प्रोफेसर मोहम्मद परवेज़ अंजुम के ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे, मास्टर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। सर ये बताएं, वैसे तो उमूमी तौर पे कहते हैं कि जी आपको रोज़ दिन में 15 मिनट जो है वो धूप में बैठना चाहिए, वो होता है ना कि सुबह 12 बजे से पहले की जो धूप होती है, इतनी गर्मियों में तो सुबह की धूप भी माननी है, तो क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया और कुछ मुफीद मालूमात नाज़रीन और सामीन तक पहुंचा सकें। विटामिन डी बिल्कुल सही कहा आपने कि सनलाइट इज़ द बेस्ट सोर्स, और अल्लाह का शुक्र हमारे मुल्क में सूरज की तपिश इतनी होती है कि, लेकिन दूसरी जो मनफी पहलू ये है कि हमारी स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो ऐसी है कि ज़्यादा धूप को एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो आपने भी देखा होगा कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी आजकल बहुत ज़्यादा है, जिस औरत को जिस मर्द को कराओ उसकी विटामिन डी कम होता है। इसका मिनिमम लेवल जो होता है, जो आम मरीज़ हमसे बात करते हैं रिपोर्ट तो पढ़ लेते हैं ना, तो 30 होना चाहिए मिनिमम। तो आजकल 7 किसी का होता है, किसी का 8 होता है, किसी का 10 होता है। तो और वैसे मेरी रिपोर्ट तो नहीं पढ़ ली जो आपने 7 बोला है, मैं भी अभी देख रही थी जी। तो ये एग्जैक्टली है, हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो करा के भी आते हैं, तो वो कह रहे विटामिन डी, वो बीमार नहीं होते, विटामिन डी की कमी देख के बीमार पड़ जाते हैं कि विटामिन डी इतना कम है मैं बीमार हो गई हूँ। डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि विटामिन डी बनने के लिए धूप का कमर पे और घुटनों पे लगना ज़रूरी है, स्किन कांटेक्ट होना ज़रूरी है धूप का, इसमें किस हद तक? नहीं, ऐसा नहीं है कि धूप में आप जस्ट धूप में बैठ जाएं, स्किन जो हमारी फेस पे भी है, हाथों की स्किन, उसके ज़रिए भी एब्जॉर्ब होती है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन हाँ जितनी तेज़ धूप होगी उतनी ज़्यादा विटामिन डी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब औकात कार भी होते हैं, कहते हैं कि जो सुबह उठ के, जैसे अगर आप सुबह उठें तो 8-9 बजे अगर आपको कहीं धूप मिले तो वो धूप ज़्यादा बेहतर है, वो लेनी चाहिए, बजाय कि हम 12 बजे की बाद धूप पे इंतजार करें विटामिन डी के लिए। ये आपने बिल्कुल सही कहा, यही है साइंटिफिक तरीका, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को अगर टाइम नहीं मिलता हो 8 बजे तो वो धूप में ना बैठे, वो धूप भी फ़ायदेमंद है, लेकिन हाँ ज़्यादा बेहतर, जिस तरह कहते हैं कि वॉक करना फजर के बाद अगर किसी पार्क में करना तो बहुत अच्छी बात है, ऑक्सीजन भी मिलता है, लेकिन अगर आप वॉक नहीं कर सकते उस टाइम पे तो ये मतलब नहीं कि आप कभी भी वॉक ना करें। तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन विटामिन डी सिर्फ सूरज से नहीं मिलता है। जिन मुल्कों में सूरज नहीं है वहाँ विटामिन डी कैसे मिलता है? बहुत अच्छा है, बल्कि वहाँ तो उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। उनके फुटबॉलर्स हम देखते हैं, वो माशाल्लाह हमारे फुटबॉलर से लंबे, हमारे बेचारे छोटे-छोटे, वो लंबे लोग, इतनी बड़ी हड उनकी। एग्जैक्टली, तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो इसके हमारे पास
एक्सरसाइज है, वॉक है, वॉक बोन्स को मजबूत करता है, वो विटामिन डी भी बनाता है। लेकिन खुराक का भी तो जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। फिर डाइट है, जो हमें आजकल आप जितने बच्चों को देखेंगे दूध पीने से वो तनाव बरतते हैं, दूध उन्हें अच्छा नहीं लगता, दूध स्मेल अच्छी नहीं लगती, लेकिन दूध इंतहाई ज़रूरी है। आपको ये भी पता है कि हमारा दूध कितना खालिश होता है। जी जी जी। तो उस हिसाब से दूध का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी हैं, पनीर है, दही है, ठीक है ना, इन चीज़ों से भी विटामिन डी बनता है। लेकिन विटामिन डी का काम क्या है? विटामिन डी हड्डियों को मजबूत नहीं करता। विटामिन डी का काम है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। आप हमारे नाज़रीन और सामीन, यानी अगर हमारा विटामिन डी कमज़ोर है और हम उस पे या बहुत कम है और हम कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो वो कैल्शियम हड्डियों में नहीं जाएगा, वो आंतों में डिपॉजिट हो जाएगा। हाँ, वो पट्टी बन सकती है। बिल्कुल मेडिकल वाली बात की आपने। ये मिथ ये समझना चाहिए लोगों को कि विटामिन डी का काम कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना है। अच्छा, एक बात यहाँ मैं और बता दूँ कि बाज़ लोग कैल्शियम, बाज़ डॉक्टर हज़रात भी कहते हैं, बाज़ लोग औरतें मर्द आते हैं कि कैल्शियम तो मेरा ठीक है। तो वो कैल्शियम गरचे जिसमें कैल्शियम की कमी है, लेकिन रिपोर्ट सही आती है। उसकी वजह क्या है? कैल्शियम जिसमें दो जगह पे होता है, एक ब्लड में और एक हड्डियों में। ब्लड में कैल्शियम के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ब्लड क्लॉटिंग और बहुत सारी चीज़ें। तो अल्लाह ने निज़ाम ऐसा रखा है कि जब हड्डियों में ब्लड कम होता है, कैल्शियम कम होता है, तो वो जब ब्लड में कैल्शियम कम होता है तो हड्डियाँ कैल्शियम ब्लड को डोनेट कर देती हैं, अपने आप को बर्दाश्त करती हैं कि मैं कमज़ोर हो जाऊं, तुम कमज़ोर ना हो। और इसी वजह से हम देखते हैं ख़वातीन में हड्डियों का बीमारी होती है, लेकिन ब्लड में जब कैल्शियम कराते हैं आप तो नॉर्मल होता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि कैल्शियम नॉर्मल है आपका। उसके लिए हम एक कराते हैं BMD, बोन मिनरल डेंसिटी, वो हड्डियों के कैल्शियम को बताता है। अच्छा सर, जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स या जो विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेते हैं लोग, उसके बारे में भी कहा जाता है कि जनाब ये खाली पेट नहीं लेने चाहिए, ये खाने के दौरान लेने चाहिए। इसमें कुछ सदाकत है? देखिए, खाली पेट तो नहीं लेने चाहिए सही, लेकिन खाने के दौरान या खाने के बाद लेने चाहिए। और फिर एक और भी चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि किसी और दवा के साथ ना लें। अच्छा, जैसे सुबह आपने 4 गोलियां खानी है, कैल्शियम के साथ खा लिया, कोशिश करें कैल्शियम और दूसरी दवाओं के दरमियान आधे 1 घंटे का वक्फा हो। अच्छा, इसलिए कि फिर उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर होती है। डॉक्टर साहब, वैसे भी विटामिन डी के जो कैप्सूल्स मिलते हैं, जो हमें इंजेक्शन वाले मिलते हैं, जो पीने के लिए होते हैं, उनके बारे में वैसे भी कहा जाता है कि वो हफ्ते में 1 लेना चाहिए। क्या ये सही बात है? 5 वीक्स का कोर्स होता है। इसका देखिए, इसके डोजेज होते हैं 2 लाख यूनिट, 6 लाख यूनिट, तो यूनिट के हिसाब से डिपेंड करता है। और विटामिन डी जनरली जो है ना, ये लॉन्ग एक्टिंग है। खवातीन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है विटामिन डी का होना? क्योंकि बहुत सारी खवातीन जो कंसीव करना चाह रही होती हैं, वो विटामिन डी की कमी की वजह से रह जाती हैं। एग्जैक्टली। तो विटामिन डी, एक तो हम विटामिन डी का लेवल कराते हैं, डिपेंड करता है कितना कम है। अगर फर्स्ट की किसी का 30 है तो उसको इतनी ज़रूरत नहीं विटामिन डी की, उसकी एब्जॉर्प्शन सही हो रही है। लेकिन हाँ, अगर कम है तो ये ज़रूरी नहीं कि हर हफ्ते लें। विटामिन डी लॉन्ग एक्टिंग है, कम से कम 15 दिन का वक्फा होना चाहिए। विटामिन डी गोली बड़ा बेहतर कि कैल्शियम जल्दी से खा लो, विटामिन डी जितनी ज़्यादा खा लोगे उतनी विटामिन डी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। वो फिर उसके नुकसानात भी हैं। विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन एक चीज़ होती है, वो बुरी चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। हाइपर कैल्सीमिया और विटामिन डी को अलग चीज़ें। जी, विटामिन डी के ज़्यादा आपको होता है ना, विटामिन डी का काम कैल्शियम को एब्सॉर्ब करना है। सही। तो बच्चों में विटामिन डी की जब कमी होती है ना, तो उसका नाम आपने सुना होगा, रिकेट्स कहते हैं। हाथ पे टेढ़ हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। उसी तरह जब बड़ी उम्र में हो तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो विटामिन डी का कम होना अलग चीज़ है, कैल्शियम का। लेकिन विटामिन डी और कैल्शियम का आपस में बहुत गहरा था, चोली दामन का साथ। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, अक्सर लोग कहते हैं जी जब कोई चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है तो लोग कहते हैं जी इसको विटामिन डी की ज़रूर कमी हुई होगी जिस वजह से चिड़चिड़ेपन का शिकार है। तो हमारे मूड का या हमारे नफ्सियाती दबाव का, ये प्रेशर का विटामिन डी से कोई ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। इसलिए कि लेकिन ज़रूरी नहीं कि विटामिन डी की कमी से ही चिड़चिड़ापन हो रहा है। हर चिड़चिड़ापन का इलाज विटामिन डी नहीं है। बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियां हमारी जो, और आजकल जो माहौल है, हर शख्स चिड़चिड़ा है, डिप्रेशन का शिकार है, टेंशन में पड़ जाए। तो ये मत नहीं कि उसको हर शख्स को विटामिन डी दे दो तो वो टेंशन फ्री हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब जो विटामिन डी की खवातीन में या मर्दों में कमी होती है, वो मसला ही कोई नहीं है। एक टीका लगा लो 3 महीने के लिए, वो पूरा हो जाता है और उसके बाद फिर वो सदियाँ गुजर जाती हैं, वो टीका दोबारा वापस नहीं आता। ये रुझान दवाई के ज़रिए विटामिन डी को बहाल करना, ये दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप कोशिश करें, हर शख्स कोशिश करे कि डाइट से, वॉक्स, एक्सरसाइज से
और सनलाइट से विटामिन डी को पूरा किया। हमारी ग़िज़ाओं में इतनी सारी मेजर चीज वैसे सनलाइट ही है। नहीं, मेजर चीज़ सनलाइट नहीं, जहाँ सनलाइट नहीं वो क्या करते हैं? डाइट, एक्सरसाइज, ठीक है, ये तो कुदरत का एक अतिया है। मेरे ख्याल में हर घर में एक कमरा तो ऐसा जरूर होता है जहाँ पे सूरज की धूप डायरेक्ट आ रही होती है। सर अफसोस की बात ऐसा नहीं है। हमारे पेशेंट्स आते हैं ऐसे ऐसे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, गरीब बेचारे, वो ऐसे जहाँ धूप का शायबा तक नहीं। बिल्कुल, ये भी है सर, हमारे मुल्क में ऐसा है। डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली विटामिन डी समथिंग जो कि हम देख के नहीं बता सकते, मतलब उसके अलामात जो है ना बहुत चीखते हुए अलामात नहीं होते। सो फिर भी कौन कौन से ऐसे मेजर अलामात होते हैं जिससे हम ये बता सकें कि हाँ इस शख्स को विटामिन डी की कमी है? मैंने जैसे बच्चों में कहा ना आपको, बच्चे खेलते हैं, थक जाते हैं, पैरों में दर्द बताते हैं, बाजों का पैर टेढ़े हो जाते हैं, खड़े होने में 1 साल की उम्र बच्चा खड़ा होता है, बड़े भी लोग पाँव जलने की बाबत शिकायत करते हैं। तो मैं बच्चों की बात करूं, अच्छा, तो बच्चों 1 साल की उम्र में अमूमन चलना शुरू कर देते हैं, वो नहीं चल पाते हैं, तो फिर उनको हम समझते हैं कि इनको विटामिन डी की कमी हो सकती है। फिर आप आ जाएं बड़े एज में हड्डियों में दर्द होना, बहुत जल्दी थक जाना, इन सब अलामात जो है जाहिर करते हैं कि हो सकता है इस शख्स को विटामिन डी। उबले हुए अंडों की सफेदी के बारे में कहा जाता है जी, ये भी विटामिन डी का सोर्स हो सकता है। एग्जैक्टली, अंडे बहुत सफ़ेद और जर्दी भी खाएं, लेकिन आपने सही कहा कि सफ़ेदी में बहुत विटामिन डी है। मैं कह रहा हूँ कि अगर खुराक सही है इंसान की, खुराक एक बैलेंस डाइट है, तो फिर उसको विटामिन डी की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। परवेज साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई है। तो मेरे ख्याल में हमने कोशिश की है कि आपके सामने एक नतीजा रख दें कि ये अब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर धूप नहीं आ रही घर में तो अंडा ज़रूर मौजूद है, तो उबले हुए अंडे की सफ़ेदी ही, क्योंकि बाद लोगों को जर्दी नहीं पसंद होती, सफ़ेदी ही काफ़ी है आपका विटामिन डी इंटेक इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन ये लाइफ लॉन्ग, और अगर लाइफ लॉन्ग नहीं तो लॉन्ग टर्म अप्रोच होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक दिन खाने में खा लिए उसके बाद भूल गए, या फिर आपने 5 हफ्ते आपने विटामिन डी की, आपने लगा जी मैंने कोर्स किया जी, मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया जी, अब बस अब मुझ में विटामिन डी की कमी पूरी हो गई, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको उसको लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम जरा बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद दूसरे वनडे में शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने कौमी क्रिकेट टीम को 342 रन का टारगेट दिया था और जवाब में पाकिस्तानी टीम हदफ के ताकुब में 9 विकेटों के नुकसान पर 324 रन बना सकी। फखर जमान ने लेकिन इस वनडे में 193 रन की धुआंधार इनिंग्स के लिए भी, क्या फखर ने तो ना कमाल ही कर दिया। अजीबोगरीब मैच था जी। कल इस मैच में वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मसलन जनाब शाहीन शाह अफरीदी को चलना चाहिए था, वो माशाल्लाह 6 की औसत से पिटे। फहीम अशरफ के बारे में कहा जा रहा था जनाब कि ये बड़ी नपी तुली बॉलिंग करा रहे हैं। 5वें ओवर के बाद जनाब जब बैट्समैनों ने अपना बल्ला सीधा किया तो फिर बॉल ग्राउंड में नहीं थी, ग्राउंड से बाहर ही थी। इसके अलावा जनाब हसनैन बैटिंग में अच्छा परफॉर्म कर गए। बाबर आजम, उनके बारे में तवक्कुआत थी चलेंगे, नहीं चले। फखर जमान, जिनके बारे में किसी को तवक्को नहीं थी कि वो चलेंगे, चल गए, वो चले, और क्या चले कि मतलब चांद तक, मतलब, और 193 रन। अच्छा, उन्होंने अगर 193 रन के उनका ब्रेकडाउन देखा जाए तो इस दौरान उनकी 3 50s आई हैं। पहली 50 उन्होंने की जनाब 46 गेंदों में, दूसरी 50 की उन्होंने 32 गेंदों में, और तीसरी 50 उन्होंने की 21 गेंदों में। 21 गेंदों में, 21 गेंदों में, और उसके बावजूद उनका बल्ला जो है वो धुआंधार रन उगल रहा था। हाँ। और हर बॉल बल्ले के बिल्कुल बीच पे आ रही थी। और लेकिन जब वो रन आउट हुए तो उनके रन आउट पे बड़े एतराजात हुए। आखिरी ओवर में उनका रन आउट जो है उस हवाले से ये वो मंजर है कि जब विकेट कीपर ने इशारा किया कि जैसे बॉल जो है वो बॉलिंग एंड की तरफ आ रही है, यानी जो थ्रो आ रही है फील्डर की वो बॉलिंग एंड की तरफ आ रही है। फखर जमान पीछे पलटे और इसी दौरान बॉल डायरेक्ट विकेट्स में आ गया, जिसके बाद शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है जी साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर को कि आपने जेंटलमैन गेम के अंदर ये जो हरकत की है, दिस इज अगेंस्ट आईसीसी रूल्स। बस मैं साथ में काफी मसरूफ भी होगी, वो जो उनका यूनिफॉर्म Yeah, this is Pink Day. Pink Day साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम का प्रोटियस का खासा है, क्योंकि पिंक डे पे अमूमन वो हारते नहीं है। बट so इसका मतलब उनके लिए लकी था, so they wore pink. Yes, that was amazing जी, but amazing knock in any way. अब अगला मैच आखिरी होगा। अगला मैच आखिरी होगा, अभी तो सीरीज एक बराबर होगी, लेकिन फखर जमान हैट्स ऑफ टू यू। मतलब चले मैच नहीं जीते, लेकिन फखर जमान आपने लोगों के दिल जरूर जीत लिए। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। और पाकिस्तान में रेस्क्यू और फायर फाइटर्स के शोबे से वाबस्ता शाजिया परवीन को पहली खातून फायर फाइटर होने का एजाज़ हासिल है। मुल्तान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल करने वाली शाजिया परवीन के मुताबिक उन्होंने फायर फाइटिंग का शोबा चैलेंज समझते हुए कबूल किया। बिल्कुल शफात। और इसी तरह हमने देखा कि दीबा शहनाज रेस्क्यू 1122 से तरबियत मुकम्मल करने के बाद पहली खातून रेस्क्यू ऑफिसर हैं जो ना सिर्फ पंजाब बल्कि जनूबी एशिया में अक़वाम मुत्तहिदा से भी सर्टिफाइड रेस्क्यू टीम का हिस्सा हैं। शाजिया और दीबा शहनाज दोनों बाहिम्मत ख़वातीन को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया है। लोगों की जान बचाने के लिए पुरअज़्म ये ख़वातीन फ़ख्र पाकिस्तान और दुनिया के लिए भी बहुत बेहतरीन मिसाल है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया परवीन और दीबा शहनाज। हम इन दोनों को शामिल गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे शाजिया आपसे जानना चाहूँगी कि जो फायर फाइटिंग इज़ समथिंग के जो बंदों को भी डरा देती है, लेकिन आपने औरत होते हुए आप पाकिस्तान की पहली फायर फाइटर हैं, कैसे मुमकिन हुआ ये सब कुछ? सबसे पहले तो मेरी जो है वालिदैन की जो है दुआएं हैं और उसके बाद जो है मेरी जो डिपार्टमेंट की वजह से उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है और जो जिसकी वजह से मुझे ग्रूम किया और मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस अदारे में सर्व कर रही हूँ। That's interesting। अच्छा ये भी बताइएगा दीबा साहिबा कि आप कब से इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं और क्या मोटिवेशन थी इस शोबे में आने के लिए? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस हेयर। इस शोबे में आने की क्या मोटिवेशन थी? 2005 का ज़ल्ज़ला आपको याद होगा जिसने हर एक को हिला के रख दिया। एट दैट टाइम आई वाज द स्टूडेंट एंड मैंने अपने लेवल पे कोशिश की कि मुख्तलिफ जगहों पे कैसे इमदाद पहुंचाई जाए और एक आर्मी के जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो के लोगों को रीयूनाइट करना, क्योंकि बहुत से जब पेशेंट्स इस्लामाबाद लाए गए थे कश्मीर से तो उनको रीयूनाइट करना था। तो वहाँ से ये सोच रही थी कि कौन सी ऐसी जगह है, किस तरह से हम ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं मलबे में जो फंसे होते हैं, वहाँ पे मिस हैंडल होते हैं, ज़्यादा लोग मफलूज हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी अरसे में सिर्फ लाहौर में सर्विस थी और अभी बाकी पंजाब में सर्विस नहीं थी, तो एक रेस्क्यू का वर्ड ने मुझे अट्रैक्ट किया। मैंने लाहौर इनफैक्ट विज़िट भी नहीं किया हुआ था और इसके लिए मैंडेटरी था कि लाहौर में आके फॉर्म जमा कराएं और अप्लाई किया जाए और फिर इसका एक रिग्रेस सा प्रोसेस है। जब वो किया तो ज़ाहिर में एक टीवी से काम करके मदद का ये जो था लाइफ लाइन प्रोग्राम से होते हुए मैं इधर आई तो वॉलंटियर काम करते हुए तो यहाँ पे ये ज़रूरी था कि इसकी ट्रेनिंग अर्ली मॉर्निंग 4:30 पे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी और उसमें मेल फीमेल के लिए कोई अलग अलग से नहीं होता था। मतलब आपकी फ़िज़िकल फिटनेस की है, रेस्क्यू फ्रॉम हाइट है, कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू है। तो ये तमाम ट्रेनिंग जो है मैं कहती हूँ इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी को ये क्रेडिट जाता है जिसने बिला तफरीक ये ट्रेनिंग करा के हमें रेस्क्यूअर बनाया। और रेस्क्यूअर का मतलब ये बचाने वाला। दीबा ये बताएंगे ख़वातीन की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है? ख़वातीन की ज़्यादा तादाद तो नहीं है, जैसे कि आटे में नमक के बराबर है। अगर हमारे पास 14,000 लोग हैं पंजाब में तो उसमें 200 के करीब ख़वातीन हैं। लेकिन आपकी याद रखें कि वो आटे में जो नमक होता है उससे उसके बगैर खाना अच्छा भी नहीं लगता ना, रोटी मज़े की नहीं होती। तो ये ख़वातीन हैं जिन्होंने एक ट्रेंड सेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हमारी ख़वातीन ना सिर्फ कंट्रोल रूम में बल्कि एम्बुलेंस सर्विस में, फायर फाइटिंग में और हर जगह पे अपना रोल प्ले कर रही है। आपके साथ फायर फाइटर बैठी भी हुई है, तो शाजिया मुझे बताएगा कि आपके अलावा और कितनी ख़वातीन हैं जो कि फायर फाइटिंग के शोबे से मुंसलिक है और यहाँ पर एक इंसानियत की खिदमत कर रही हैं? मैं फ़िलहाल पाकिस्तान में जो है फ़र्स्ट फीमेल हूँ और फर्स्ट फीमेल फायर फाइटर भी हूँ और फर्स्ट फीमेल फायर इंस्ट्रक्टर भी हूँ। तो अभी मैं ये चाहती हूँ कि जो है हमारे पाकिस्तान में भी जो फीमेल है वो भी इस डिपार्टमेंट में आए, क्योंकि हमारी तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत ज़्यादा ऐसी फीमेल हैं जो फायर फाइटिंग के शोबे से मुंसलिक है और फायर फाइटिंग का काम कर रही हैं। तो मैं फीमेल को भी यही कहूँगी कि वो आए इस शोबे में और आके जो है फायर यहाँ पे सर्व करें। आप ख़वातीन को कह रही हैं कि वो आग में कूद जाए, लिटरली ऐसा ही है और खुद इसके लिए भी बड़ा जिगरा चाहिए। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बड़ा जिगरा चाहिए जनाब कि घर जो है वो या बिल्डिंग जो है वो धड़ धड़ जल रही है, केमिकल भी हो सकता है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है और आप अंदर जाके वहाँ पे कूलिंग का प्रोसेस करते हैं, आग बुझाते हैं और रेस्क्यू करते हैं लोगों को। ये काम क्या सिर्फ सुनने में मुश्किल है और करने में आसान है या करने में सुनने से कहीं ज्यादा मुश्किल है?
اصل میں جو فیئر جو ہے ہر انسان میں ہوتا ہے, یہ نہیں میں کہتی ہوں میرے میں نہیں ہوں, سب میں ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ میں ایک ایسے ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہوں جنہوں نے مجھے بڑی اچھی ٹریننگ کی ہے. میں اپنے میں اپنے ڈائریکٹر جنرل کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہتی ہوں, اور اس کے علاوہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا اور اسپیشلی فائر ونگ کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر فائر کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے ٹریننگ دی ہے, اور میرے اسپیشلی میری کولیگز جو ہے جنہوں نے میرے ساتھ بڑا اچھا جو ہے وہ کوئی ایسا انسیڈنٹ اور مجھے ساتھ لے کے چلتے ہیں. دونوں کوئکلی ایسا کوئی ایسا انسیڈنٹ جو آپ لوگ کبھی بھول نہ پائے ہوں. میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے پاکستان ریسکیو ٹیم میں ایک تھوڑی دیر پہلے آپ میچ کے بارے میں بتا رہے تھے, دس از ڈیزاسٹر گیم جس میں ہم الحمدللہ پاکستان ریسکیو ٹیم ایمرجنسی سروسز اکیڈمی کی دنیا کی صف اول ٹیموں میں شامل ہو چکی ہے. میں ان سب کو یہاں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتی ہوں. ان میں اکیلی فیمیل تھی جس کی وجہ سے مجھے پرائڈ آف پاکستان ملا, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں یہ پورے پاکستان کا اعزاز ہے. 2005 کی بے بسی کنورٹ ہو چکی ہے اس وقت, اور ہم دنیا میں جا کے سرچ اینڈ ریسکیو کا آپریشن کرنے کے اہل ہیں. اس کے لیے سرٹیفائی ہمیں یونائٹڈ نیشنز نے کیا, ان کے کنسرن فورم انسراگ نے, اور یہ 36 گھنٹوں کی ایکسرسائز تھی جس میں مختلف کنٹریز کے ایکسپرٹس آئے تھے. انہوں نے یہ ایویلویٹ کیا کہ ہم چاہے کنکریٹ کی بلڈنگ گری ہو, کسی اور طرح کی گری ہو, اس کے اندر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا کیسے کرتے ہیں. اور جو واقعات ہیں اس میں یہ بتاؤں گی کہ بہت سے واقعات ہیں جس میں گکھڑ پلازا کا سانحہ, بلڈنگ کلیپس کا اور فائر کا, اس میں دونوں چونکہ کور ہوتے ہیں. اس میں 13 فائر فائٹرز شہید ہوئے تھے جنہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا کہ فائر فائٹنگ باہر سے پانی پھینکنے کا نام نہیں, بلکہ فائر فائٹنگ پروفیشنل ٹریننگ کے بعد قریب جا کے آگ کے بجھانے اور ریسکیو کرنے کا نام ہے. اور ان تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کروں گی. وہ واقعہ ایسا تھا جس نے پاکستان میں فائر فائٹنگ کے شعبے کو بھی ایک جدت بخشی, اور الحمدللہ بلڈنگ کوڈز جو ہیں اس کے بعد بنے. ہیٹس آف ٹو بوتھ آف یو, آپ لوگ ماشاءاللہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں اور لوگوں میں ایک شعور اجاگر کر رہے ہیں. جیسے آپ نے خود کہا کہ فائر فائٹنگ یا ریسکیو دور سے بیٹھ کے پانی پھینکنے کا نام نہیں ہے جناب, آپ کو کنکریٹ کی بلڈنگ میں اندر جا کے لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے. خواتین پیچھے نہیں. بہت شکریہ جی, انشاءاللہ کل آپ سے ہوگی. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielze oder une reise nach Disney World zu sparen